कहानी की शुरुआत में मुशीन कहती थी, मुझे मेरे ही पति ने झूठे आरोप में जेल भेज दिया, जिसके 10 महीने बाद मैंने जेल में अपनी बेटी को जन्म दिया। मेरी आज सजा पूरी हो चुकी है और मैं जेल से बाहर निकलने वाली हूँ अपनी नई लाइफ के साथ। फिर आगे जहाँ मुशीन तो जेल से बाहर आ जाती है अपनी प्यारी सी बेटी शिनशिन के साथ। कहती है, मेरी बेटी कितनी क्यूट है ना, अब तुम और हम अपने घर जाएंगे। अब वहाँ तो बस आती है और मुशीन बस में जाती है कि तभी वहाँ पर कंट्री के सबसे बड़े बिजनेसमैन यानी कि मुशीन के पति मिस्टर इथन की कार आती है, जो मुशीन से मिलने आया होता है। कहता है सेक्रेटरी से, अब तक वो बाहर क्यों नहीं आई? तो सेक्रेटरी कहता है, लगता है मैम अंदर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा रही होगी, इसलिए लेट हो गया। वैसे बॉस, आज आपकी वाइफ तो जेल से बाहर आने वाली और आप उन्हें लेने आई हुई जानने के बाद तो वो बहुत ही खुश होंगी। तो इथन कहता है, हाँ वो तो होगी ना। 1.5 साल पहले उसने मेरी कंपनी के प्राइवेट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को मेरे दुश्मनों को बेचा था, तो उसके साथ में ये सब होना तो था ही ना। मैं भी देखना चाहता हूँ जो धोखेबाजी उसने मेरे साथ की है, ये सब करने के बाद वो आज मुझसे सामना कैसे करेगी। और तभी सेक्रेटरी बस में तो मुशीन को देखता है, कहता है ये मैम है। तो इथन कहता है, तुमने क्या कहा? कि सेक्रेटरी सोचता है, लगता है कि मैंने गलत देख लिया है, और सोचता है मैम जब जेल में गई थी वो तो बस 22 साल की थी, उनके बॉस के साथ में नई शादी हुई थी और बॉस उनके रिश्ते तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तो उनका और बॉस का बेबी कैसे हो सकता है। अब वहाँ से बस जारी होती कि इथन मुशीन को देखकर सोचता है ये लड़की पीछे से बिल्कुल मुशीन की तरह दिखाई देती है, और याद करता है सीन होता है फ्लैशबैक का, जहाँ पर दोनों की तो शादी होती है और यहाँ पर इथन मुशीन के साथ होता है। अब वो तो मुशीन को गोद में उठा लेता है और कहता है, दादी ने मुझे इतना फोर्स किया कि मैं तुमसे शादी करूं, और तुम्हें शादी के बाद बेबी चाहिए ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश आज पूरी कर देता हूँ। तो मुशीन कहती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, कि वो तो एक नहीं सुनता। और यहाँ पे दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ इथन तो गुस्से में होता है, कहता है जो हुआ इसकी जिम्मेदार तुम हो। और जाते कि तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और कहती, मिस्टर इथन, हमारे पास प्रूफ है मुशीन के खिलाफ कि उसने आपकी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स को चुरा के आपकी दुश्मन वाली कंपनी को बेचा है। हम गिरफ्तारी करने आए हैं, पर वो तो आपकी वाइफ है ना। कि मुशीन कहती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इथन कहता है, मेरे बारे में मत सोचो, जो करना है करो, जिसने जो भी किया है उसे उसकी प्राइस पे करनी तो होगी ना। अब वो तो मुशीन की एक नहीं सुनता, मुशीन तो रोती है, चिल्लाती, कहती, इथन मैंने कुछ नहीं किया। कि वो तो उसे धक्का मार देता है। वो कहती, मेरा भरोसा करो। कि इथन गुस्से में कहता है, भरोसा करो, पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। अब वो तो रोती ही कहती, मैंने सच में चोरी नहीं की। कि इथन कहता है, मैं तुम पर भरोसा करने वाला तो नहीं हूँ, और हाँ कोई भी भरपाई तुम नहीं कर पाओगी। अब मुशीन तो रोती सच्चाई साबित करने की बातें करती है। कि इथन कहता है, जो गलती करता है उसे पनिशमेंट मिलती है ना। और यहाँ पर पुलिस तो मुशीन की गिरफ्तारी कर लेती है और वापस से इथन का वो सारी बातें याद करता है। जहाँ सेक्रेटरी कहता है, बॉस 3 घंटे हो चुके हैं, मैम तो नहीं आई, आपकी बोर्ड मेंबर की मीटिंग है, कि हम उसे कैंसिल कर दे। तो वो कहता है, अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से भी घर आ सकती है ना। और घर जाने की बात करता है। फिर आगे से रात का, जहाँ वो तो घर आता है और कहता है, बेडरूम की लाइट्स तो ऑन है, इसका मतलब कि मुशीन वापस आ चुकी है। और वो रूम में जाता है और गुस्से में कहता है, सच में मैं भी ना कितना अच्छा पर्सन हूँ, उसने जो भी किया उसके बाद में इसके बारे में सोच कैसे सकता हूँ, वो मरे या जिए, मुझे इससे क्या करना है। और तभी बेड पर वो तो मुशीन की शादी की रिंग को देखता है और सर्वेंट्स को बुलाता है और कहता है, बताओ रूम में कौन सी सर्वेंट आई थी। और वो तो मिस पाई का नाम लेते हैं। और यह घर के पीछे वाले रास्ते हैं, जहाँ मुशीन कहती, आंटी पाई थैंक यू सो मच। तो आंटी कहती, मैं कैसे भूल सकती कि आपने मुझे सहारा दिया था, खाने को खाना दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था, आपने मेरी जान बचाई थी, आप यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। तो मुशीन कहती, हाँ इथन ने मेरी आधी लाइफ तो पहले से बर्बाद कर दी, आज से मेरा उसका कोई रिश्ता तो है नहीं, और ना ही मेरी बेटी का। मैं तो आंटी कहती, सारा सामान आपको मिल गया ना। तो मुशीन कहते, हाँ मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स और जो पैसे मैंने सेव किए थे खुद से, सब कुछ मिल चुका है। मिस पाई कहती, अब आपको यहाँ से जाना होगा, और हाँ अब अपनी बेटी की केयर करना। तो डोंट वरी, मिस्टर इथन को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब वो जैसे रूम में आते कि तभी बॉडीगार्ड्स तो उन्हें पकड़ लेते हैं और इथन गुस्से में कहता है, बताओ कि वो कहाँ गई है। मिस पाई कहती, आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ तो कोई आया नहीं था। तो इथन कहता है, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपकी बेटी की शादी तो हो चुकी है ना, और दोनों कपल्स तो बहुत ही हैप्पी है ना। पर क्या होगा अगर आपकी बेटी और दामाद की जॉब चली गई तो, और पूरे सिटी में कोई भी उसे हायर ना करे तो। और गुस्से में चिल्लाता है, बताओ कि मुशीन कहाँ पर है। अब उसके डर को देखकर मिस पाई कहती, प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं सारी बातें बताती हूँ।
तो इथन गुस्से में कहता है, कमाल है, मुशीन मेरे साथ में चूहे बिल्ली का गेम प्ले करना चाहती है। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे छुपोगी। तो यहाँ मिस पाई कहती है, मैम मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जितना हो पाया उतना मैंने झूठ कहा और आपकी बेटी की बात मैंने बॉस को नहीं बताई, ये आपके पास तो पहुँच नहीं पाएंगे। और यह इथन गुस्से में होता है। सेक्रेटरी कहते हैं, क्या मैम को हम वापस लेकर आएँ? तो वो कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे जितना घूमना है घूमने दो। एक काम करो, उसके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको फ्रीज कर दो, सारे कार्ड्स को ब्लॉक कर दो। मैं भी देखता हूँ कि मेरे बिना वो बाहर की दुनिया में किस तरह से जिंदा रह पाती है। और यहाँ पर वो तो काफी हंसता है और कह रहा, देखना वो खुद मेरे पास दौड़ी हुए आएगी। तो सेक्रेटरी कहता है, बॉस से कुछ ज्यादा ही क्रूल नहीं हो गया? अब इथन तो और भी गुस्सा हो जाता है कि सेक्रेटरी यहाँ पर डर रहा होता है कि वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्रूल हूँ? मुशी ने मुझे मेरी कंपनी को धोखा दिया, मेरे खिलाफ उसने दुश्मनों का साथ दिया। क्या उसने मेरे बारे में सोचा कि मैं कैसा फील करूंगा? गुस्से में सेक्रेटरी को पकड़ता है और कहता है, जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, तुम समझे? सेक्रेटरी कहता, हाँ बॉस मैं समझ गया। और फिर रात को जहाँ पर मुशीन तो दूसरी सिटी आ जाती है और वो जाते कि तभी शिनशिन तो रोना स्टार्ट कर देती है कि मुशीन कहते, अरे इसके डायपर्स तो फुल हो चुके हैं, मुझे बाय करने होंगे, और बेबी का फॉर्मूला भी तो ख़त्म हो चुका है ना। और वो पास के शॉप में जाती है जहाँ अपनी बेटे के लिए डायपर्स और फार्मूला मिल्क पाउडर को बाय करती है। अब वो तो शिनशिन के साथ में बहुत खुश होती है और यहाँ पर तो शॉप वाली बिल पे करने को कहती है। मुशीन अपने कार्ड को देती है कि वो कहती, मैम आपके कार्ड में पैसे तो नहीं है। मुशीन परेशान हो जाती है, अपना दूसरा कार्ड भी वो उसे देती है। अब उस कार्ड में भी 1000 रुपये नहीं होते। कहती, मैम आपके सारे कार्ड लगता है कि फ्रीज हो चुके हैं। तो मुशीन कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का सब कुछ तो इथन ने किया होगा। और कहती, मुझे सारा सामान नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। और कहती, पर वो सारे पैसे तो मेरे थे ना, उसने क्यों ब्लॉक किया? और जाती की तभी शॉप वाली उसे रोकती है। कहती, इस बैग में तो अलग अलग ब्रांड्स के डायपर्स के सैंपल हैं और मिल्क पाउडर भी है जो कि प्रमोशन के बाद गिफ्ट के तौर पर हमें मिला था, आप इसे अपनी बेटी को दे सकती हो। कि वो कहती, थैंक यू, क्या आप भी माँ हो? कि वो कहती है, नहीं, पर मुझे बच्चे बहुत ही पसंद है और मैं किसी बच्चे को रोता हुआ देखना तो नहीं चाहती। उससे वो तो बैग देती है कि मुशीन उसे थैंक यू कहती है और चली जाती है। कि तभी शॉप वाली कहती है कि मैन कितना घटिया पति है जो अपनी वाइफ को और बेटी को इतना हिट करता है। फिर आगे मुशीन अपने घर जाती है जहाँ पर सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। कहती कि आप इस घर में अब नहीं रह सकती। तो मुशीन कहते, ऐसे कैसे? वो घर मैंने खुद अपने पैसों से बाय किया था, उसमें मेरा सामान तो है ना। तो सेक्रेटरी कहता गुस्से में, हम किसी भी कैदी को अपनी सोसाइटी में तो रहने नहीं देते। और यहाँ वो मुशीन को धक्का मारता है। अब यहाँ बेचारी मुशीन तो अपनी बेटी को संभालती है और कहती, मुझे पता है सारी बातों के पीछे इथन का ही हाथ है, तुम सच में कितने हार्टलेस पर्सन हो और तुम मुझे कितना हेट करते हो, और मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना तो होगा ना। कि तभी वहाँ पर तो जॉब का पैम्पलेट आ जाता है। तो वो कहती, मेरे जेल में जाने की बातें जानने के बाद तो कोई मुझे अच्छी जॉब नहीं देगा, ये क्लीनिंग की जॉब मेरे लिए तो ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे हम सीन देखते हैं विक्टोरिया का, जो कि इथन के पास आती है और कहती, मैंने स्पेशली इसे खाने के लिए बनाया है तुम्हारे लिए। वैसे कल तुम गए थे ना मुशीन को जेल से वापस लाने, उसने मुझे तो काफी ब्लेम किया होगा क्योंकि मैंने तो उसकी रिपोर्ट की थी ना पुलिस में। अब टोस्ट रोल को देखकर इथन को तो मुशीन की बातें याद आती हैं, जहाँ मुशीन कहती है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। तो कहता है, खाने के लिए मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और चाहता है कि वो उदास हो जाती है कि वो वापस आता है और कहता है ठीक है, और टोस्ट को खाता है। वो कहती, बताओ टेस्टी है क्या? तो वो कहता है हाँ। अब यह मुशीन बहुत ही खुश होती वापस से निथन का, जो टोस्ट को खाकर तो मुंह बनाता है और कहता है सच में कितना घटिया है, पर मुशीन ने भी तो ऐसा बनाया था ना, और वो कितना अच्छा था। और तभी विक्टोरिया तो इथन के फेस को वाइप करती है। वो कहता है, मैं खुद से कर सकता हूँ, वैसे सारी गलती तो मुशीन की थी। 1.5 साल पहले तुम्ही ने तो लॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया था और लॉर्ड को भी तुमने ही तो हायर किया था, तुम लीगल मामले में तो काफी जीनियस हो। अब तारीफें सुनकर तो विक्टोरिया बहुत ही खुश होती, कहते एक्चुअली मैं तो बस मुशीन के लॉ ऑफिस में एक इंटर्न थी, मुशीन ने तो मुझे सारी बातें सिखाई थी तो मैं आज इतनी अच्छी बन पाई हूँ। तो वो गुस्से में कहता है कि मुशीन ने जानबूझ के तुम्हें अपने नीचे वाली पोस्ट दी थी क्योंकि वो तुम्हारे टैलेंट से काफी जेलस थी। सारे केस तुमने फाइनल किए और सब का क्रेडिट तो मुशीन ने ले लिया। वो सच में कितनी रूथलेस पर्सन है, तुम सच में कितनी काइंड हो। कि विक्टोरिया कहती है, जाने भी दो। और सोचती है इसकी बातों से पक्का कंफर्म हो चुका है कि ये अब मुशीन को पसंद नहीं करता। और कहती, मुझे तो पहले से मुशीन पे शक हो गया था, उसे पता था कि वो कंपनी तुम्हारी कितनी बड़ी दुश्मन है, फिर भी उसने उसका सपोर्ट किया। वो तो बस तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी ना। और उनकी कार जा रही होती कि वहाँ रोड पर तो मुशीन सफाई कर रही होती कि तभी कार मुशीन के सामने आ जाती और वो तो ब्रेक मारता है कि जानबूझ के विक्टोरिया तो इथन के पास आ जाती है। वो बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? कि सेक्रेटरी कहता है, बॉस सामने तो
सड़क सफाई का काम चल रहा है और मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी। मैं तो ऑलमोस्ट किसी को हिट करने वाला था। और तभी हम मुशीन तो कार में इथन और विक्टोरिया को देख लेती है। अब इथन उसे देखता है कि तभी वहाँ से वो भाग जाती है कि वो कहता ये तो मुशीन है ना। और शिनशिन तो काफ़ी रो रही होती है कि मुशीन उसे चुप करवाती है कि इथन सोचता है मुशीन रोड पर सफाई का काम कैसे कर सकती है। और सेक्रेटरी कहता बॉस उसके पास तो बच्चा भी है कि तभी विक्टोरिया गुस्से में कहती सच में लड़की कितनी पागल है ना, बच्चा लेकर काम पर कौन आता है। ये तो माँ कहलाने के लायक नहीं है कि वो सोचता है इसे मैंने लगता है पहले कहीं देखा है। और कहता है मुझे याद आ गया, मैंने इसे तो जेल के बाहर देखा था। अब उसे फेस याद नहीं होता और सेक्रेटरी तो बाहर जाकर माफ़ी मांगने की बातें करता है। तो विक्टोरिया यहाँ पर पहले तो रोड पर सफाई करने की जॉब की बेइज्जती करती है और कहती तुम तो मिस्टर इथन के सेक्रेटरी हो, तुम्हें शोभा नहीं देगा इस तरह रोड पर जाकर किसी से माफ़ी मांगना। ये सब वैसे भी तो भिखारी होते हैं ना। अब ये सारी बातें सुनकर इथन तो हैरान हो जाता है कि वो करती नौटंकी और कहती है मुझे तो बस तुम्हारी मीटिंग की फिक्र है, हमें लेट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने बाहर जाने से मना किया। तो इथन कहता है मैं समझ सकता हूँ और कहता है सेक्रेटरी यहाँ से चलो। रोड का पानी इस पर उड़ता है तो उड़ने दो। अब वह सेक्रेटरी कार लेकर जाता है और सारा पानी मशीन पर तो उड़ जाता है। वो तो शिनशिन को यहाँ पर बचाती है और विक्टोरिया बहुत ही खुश होती कि इथन ने तो उसकी बातें मान ली। और यहाँ मशीन तो इथन की बातें याद करती है, कहती उसकी साइड में जो बैठी थी वो मेरी अडॉप्टिव बहन है जिसकी मैं तो मेंटर थी, उसे मैंने जॉब दी थी और वो पर्सन मेरा पति, दोनों ने मिलकर मुझे तो धोखा दिया है। अब वो तो यहाँ पर रोती एक लड़के कहते हैं आई एम सॉरी, आप रो क्यों रही हो, हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे थे, हमने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, सारी गलती उस कार की थी और देखना मुझसे तो ऑनलाइन एक्सपोज कर देंगे। कि वो कहती है नहीं इन सारी बातों के लिए थैंक यू, पर क्या आप लाइव स्ट्रीम को बंद कर सकते हैं। कि यहाँ पर वो तो लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब मशीन तो रोड किनारे खड़ी होती है कि तभी वहाँ पर हान की कार आ जाती है और वो कहता है ये तो मशीन है। कि सेक्रेटरी कहता है बॉस ऐसा कैसे हो सकता है, मिस मशीन तो जीनियस लॉयर है, उन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, वो सड़क किनारे अपने बेबी के साथ में सफाई का काम क्यों करेंगे। तो हान कहता है सारी बातें पता करो कि वो बच्चा किसका है, कहीं वो बच्चा इथन का नहीं ना। और वो भी कार से पानी उड़ा के तो चले जाते हैं। यहाँ तो मशीन गिर जाती है और कहती बेबी तुम ठीक तो हो ना, आज की सारी बातें कितनी अजीब है ना, और एक कार इतनी जाने पहचाने क्यों लग रही है, क्या ये पर्सन वही तो नहीं ना। और याद करती है जहाँ 1.5 साल पहले कोर्ट में हान कहता है कि मैंने सारे प्रूफ जमा तो कर दिए हैं ना, और मुशीन ने मुझे प्रूफ मिटाने के लिए कहा था। कंपनी में डॉक्यूमेंट्स की चोरी तो मुशीन ने की है। कि मुशीन कहती सारी बातें झूठी है और तुम तो मेरे लॉयर हो ना, तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है मैं और मुशीन तो बचपन से स्वीट हार्ट है, पर मैं दोस्ती के नाते यहाँ झूठ नहीं बोल सकता। तो मुशीन कहती मैं सारी बातें समझती हूँ, तुम वो फैमिली के इनलीगल बेटे हो ना, और तुम वो फैमिली के वारिस बनना चाहते हो, मुझे बताओ तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है। कि वो कहता है जज इसकी सारी बातें तो झूठी है। कि जज कहते हैं सबूतों को ध्यान में रख के मिस मुशीन को 1.5 साल की सजा सुनाई जाती है। अब ये सारी बातें मुशीन याद करती है। फिर आगे सीन जहाँ वो अपने सफाई कर्मचारी के हॉस्टल में होती है कि वहाँ पर आंटी वोंग आती है और कहती बताओ तुम्हारे बेबी का फादर कहाँ है, उसकी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि तुम दोनों की केयर करे। तो मुशीन कहती है मेरी अब उससे बात तो नहीं होती और अपनी बेटी के लिए मैं काफ़ी हूँ ना, इसे अपनी पापा की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे सीन जहाँ सामान से भरी हुई वैन आती है और वह मैनेजर फैंग आ जाता है और एम्प्लॉय बताते सारा सामान तो हिस्ट्री ग्रुप ने भिजवाया है। और यहाँ से इथन के कंपनी का सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने जैसा कहा था मैंने सफाई कर्मचारी के लिए तो सारा सामान भिजवा दिया है डोनेशन के तौर पे, और जो सफाई कर्मचारी थी अपने बच्चे के साथ उसे सब्सिडी के तौर पर हमने 1 लाख रुपए भी सेंड किए आपके प्राइवेट अकाउंट से जैसा कि आपने कहा था, और हम इस मशीन के बारे में बातें पता कर रहे हैं। इथन कहते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन जल्दी चाहिए। तो यहाँ सेक्रेटरी तो पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए सफाई कर्मचारी के ऑफिस जाने की बातें करता है और फोटो क्लिक करने की कहता है ऐसा करने से हमें फ़ायदा होगा मार्केट में। तो इथन कार रेडी करने की बात करता है। अब ये सारी बातें यहाँ पर विक्टोरिया सुनती है और कहती है बस थोड़ा सा पानी उस भिखारी पर गया था और इथन ने उसे अपने प्राइवेट अकाउंट से पैसे दिए हैं। हाँ वो तो काफ़ी जेलस होती है और कॉल करती है मशीन के मैनेजर को, बोलती तुम्हारी एम्प्लॉय जानबूझ के मिस्टर इथन की कार के सामने आई थी। मिस्टर इथन तो काफ़ी काइंड है, उन्होंने उसे तो पैसे भी दिए और हर डोनेशन भी, पर मैं सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैनेजर कहता मैम आप क्या चाहती हैं। तो विक्टोरिया कहती है इस एम्प्लॉय के पास एक बेबी भी है, मैं चाहती तुम उसकी इस मंथ की पूरी सैलरी कट करो और नेक्स्ट टाइम उसे तुम जॉब से निकाल देना, और वो भी बेइज्जती के साथ।
अब उसे पता नहीं होता मुशीन उसके बेबी के बारे में कि तभी वहाँ पर इथन आता है, कहता है क्या बातें हो रही है, कि वो कहती है तुम पास के ऑफिस में जा रही हो ना, तो क्या मैं भी साथ में चलूँ। वो कहता है ठीक है। और यहाँ से मुशीन का जहाँ एम्प्लॉय कहते हैं हम सबको तो ठंडी के लिए गर्म कपड़े भी मिले हैं और ये खाने का सामान भी, सारी बातें कितनी अच्छी है ना। और यहाँ पर मुशीन सामान लेकर जाती, तभी मैनेजर तो मुशीन को रोक लेता है और चिकन की बातें करता है कि आंटी तो सीसी को ले लेती, कहती मैं इसकी केयर करती हूँ। अब सबके जाने के बाद मैनेजर फैंग कहता है मैं चाहता कि तुम थैंक यू वीडियो बनाओ ये सारे सामान के लिए। तो वो कहती है मैं क्यों। तो फैंग कहता है हिस्ट्री ग्रुप के मिस्टर इथन ने सारी बातें डोनेशन के तौर पर तुम्हें ही तो दी है और सबको फायदा हुआ है। अब ये नाम सुनकर तो मुशीन हैरान हो जाती है और कहती क्या मिस्टर इथन यहाँ पर आने वाले हैं। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर इथन तुम में इंटरेस्टेड है। तुम सड़क किनारे मॉर्निंग में सफाई कर रही थी अपने बच्चे के साथ, उन्हें देखकर तुम पे तरस आ गया। उन्हें क्या पता तुम कौन हो, वो बस तुम पे तरस खा रहे हैं। अभी सुनकर मुशीन को सुकून मिलता है, कहती थैंक गॉड उसे कुछ भी नहीं पता। और जाने की बात करती कि फैंग उसे तो प्राइवेट रूम सेपरेट देने की बातें करता है कि वो मना करती है, चाहती कि फैंग उसे पकड़ लेता है। कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम जेल जाके आ चुकी हो, मैंने बस एक वीडियो बनाने के लिए कहा है ना। वो कहते मुझे छोड़ो वरना मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी। तो फैंग कहता तुम्हारी बात पर भरोसा कोई नहीं करेगा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी बातें सुनो वरना तुम अपनी जॉब को खो दोगी। और उसे वो तो ऑफिस के रूम में लेकर जाता है कि तभी वहाँ पर तो इथन आ जाता है। अब यह फैंग उसे तो स्क्रिप्ट देता है और कहता है पढ़ो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें जॉब चाहिए कि नहीं। कि यहाँ पर तो वो स्क्रिप्ट को पढ़ती है और फैंग उसे देखे जा रहा होता है। अब वीडियो बनने के बाद वो चाहती कि फैंग उसे रोक लेता है, कहता है मेरे बारे में क्या, तुम मुझे हैप्पी कर सकती हो ना। और यहाँ वो तो बदतमीजी करने जाता है कि तभी किसी की हेल्प की आवाज़ यहाँ इथन सुन लेता है और वो रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑनर तो फैंग को देखकर बहुत ही गुस्सा करते हैं। और फैंग बहाने करता है कि मैं यहाँ पर तो बस थैंक यू रिकॉर्डिंग का वीडियो बना रहा था। तो ऑनर गुस्से में कहते हैं अच्छा हमने देखा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तो हमारी हिम्मत कैसे एम्प्लॉय का फायदा उठाने की। कि यहाँ पर वो इथन को सफाई देता है कि बॉस तो एक नहीं सुनते। और तब इथन सोचता है ये पीछे से बिल्कुल मुशीन की तरह दिखाई क्यों दे रही है, कहीं मुशीन यहाँ पर सफाई का काम तो नहीं करती ना। और कहता है मुशीन को सामने की तरफ देखने के लिए। और मुशीन यहाँ पर डर रही होती है और मुड़ने वाली होती है कि तभी वहाँ तो विक्टोरिया आ जाती है और कंपनी में वो तो अर्जेंट काम का बहाना करती है। अब इथन सोचता है कि मुशीन यहाँ पर सफाई का काम क्यों करेगी और विक्टोरिया सोचती क्या इथन को इस सफाई वाले में इंटरेस्ट है, वो बार बार उसे क्यों देख रहा है। अब इथन तो कंपनी जाने की बात करता है। अब सबके जाते ही फैंग बदतमीजी करने जाता है कि मुशीन उसके लगा देती है और फैंग तो पनिश करने की बातें करता है कि तभी वहाँ पर तो आंटी वोंग आ जाती एम्प्लॉय के साथ और कहती है मुशीन की बेटी काफ़ी रो रही है, हमें इसे साथ में लेकर जाना है। तो फैंग उस समय कहता है तुम सब इसका सपोर्ट कर रहे हो ना, मैं तुम सबको देख लूंगा। कि तभी वहाँ पर बॉस आ जाते हैं और वो तो फैंग को जॉब से निकाल देते हैं। और फैंग तो सफाई देता है कि बॉस कहते हैं मिस्टर इथन का ऑर्डर है कि हम तुम्हें जॉब से निकाल दें। उन्होंने कहा कि तुम अपने हाई पोस्ट का फायदा उठा रहे हो अपने लो एम्प्लॉय को परेशान करने के लिए। फिर आगे जहाँ पर मुशीन काम कर रही होती है कि मैनेजर आती है और कहते तुम्हारी सैलरी इस महीने की कट होती है। तो मुशीन कहते क्यों, मैंने जॉब पूरे महीने तो ठीक से की है ना। तो वो कहती कल किसी की यहाँ पर गोल्ड चेन गिरी थी और तुमने उसे उठाया है, उसने तुम्हारी शिकायत की है, इसलिए मैं बस तुम्हारे पेमेंट को कट कर रही हूँ। मैं काफ़ी काइंड हूँ कि मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रही। तो मुशीन कहती है मैंने सफाई की थी, यहाँ पर मुझे कोई भी गोल्ड नेकलेस तो नहीं मिला। और वो तो पैसे देने से मना करती है, मैंने पूरे महीने इस सड़क की सफाई की है, मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए ना। और कैमरेस को चेक करने की बात करती है इनोसेंट को प्रूफ करने के लिए कि वो तो उसे धक्का मार देती, कहती है यह कैमरेस तो नहीं है। तो मुशीन कहती है अच्छा तो मैं चोरी बातें आपने साबित कैसे की। और प्रूफ मांगती है कि गुस्से में कहती तुम्हें जो करना है तुम कर लो, तुम जाके कोर्ट में केस क्यों नहीं कर लेती। और मुशीन को धक्का मार के चली जाती कि तभी वहाँ पर आंटी वोंग आ जाती है और मुशीन को उठाती है और कहती है मुशीन बताओ कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। मुशीन कहती मतलब। तो आंटी बताती कल रात को मैंने मैनेजर की बातें फ़ोन पर सुनी थी, वो किसी से बातें कर रही थी कि वो तुम्हें सबक सिखाएगी और जॉब से निकाल देगी, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा ना। मुशीन कहती आंटी थैंक यू बताने के लिए। कि आंटी कहती पता है यहाँ रोड पर तो मैनेजर का भतीजा भी सफाई का काम करता है, तुम उससे बच के रहना, वो तो एक नंबर का बदमाश है। और फिर आगे जहाँ रोड किनारे तो जिन सफाई कर रहा था कि उसे वहाँ पर डायमंड की रिंग मिल जाती, वो तो उसे चुरा लेता है और सारी बातें तो मुशीन देख रही होती है। वो तो गुस्से में चिल्लाता है जाके तुम अपना काम करो। और फिर कुछ टाइम बाद जहाँ पर दादी आ जाती है परेशान होती है, कहती क्या तुमने मेरी नीली कलर की डायमंड की अंगूठी को देखा, वो अंगूठी मेरे पति की प्यार की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझे दी थी।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तभी वो तो सीसी को देखती है और सोचती इसका फेस तो बिल्कुल इथन की तरह दिखाई दे रहा है। तो मुशिन कहती दादी आपको पता है कि आपने अंगूठी कहाँ खोई थी? तो वो कहती मुझे याद नहीं, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ ना कि यहाँ पर मुशिन को तो मॉर्निंग की बात याद आती है। और तभी वहाँ बॉडीगार्ड्स आते हैं और कहते मैम अंगूठी हमको तो नहीं मिली। तो वो सोचती लगता है ये ओल्ड लेडी हाई स्टेटस की है, मैं इनकी हेल्प ले सकती हूँ ना। और कहती कल आप इसी टाइम यहाँ आ जाना, आपकी अंगूठी आपको मिल जाएगी, मैं उसे खोज लूँगी। अब दादी यहाँ पर खुश होती है और कार में जाती है सर्वेंट से कहती है कि इथन से कह देना कि मैं अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ, और हाँ रोड के आसपास जितने भी कैमरे से सबको चेक करो, अंगूठी कहाँ है पता चल ही जाएगा। फिर आगे सीन जहाँ पर मुशिन तो काम कर रही होती सफाई का कि जिन उसे भी अपने हिस्से का सफाई का काम करने के लिए कहता है। अभी सारी बातें देखकर मुशिन काफी गुस्सा होती, कहती मैं इसका काम क्यों करूँ। कि तभी शीन तो यहाँ पर काफी रोती है कि वो कहती बेबी तुम्हें भूख लगी है, और वहाँ से वो चली जाती है कि वहाँ पर जेन आता है और गुस्सा होता कहता इसकी इतनी हिम्मत मेरा काम ना करने की। फिर नेक्स्ट डे जहाँ मैनेजर अपने भतीजे के साथ आ जाती है और वो कहती मुशिन से जिन से माफी मांगने के लिए क्योंकि उसने कल काम नहीं किया था। तो मुशिन कहती मैं इसके हिस्से का काम क्यों करूँ, इसे खुद करना चाहिए ना। और यहाँ पर सब तो मुशिन को सपोर्ट करते हैं। और तभी मैनेजर तो मुशिन को जॉब से निकालने की बातें करती है और जिन कहता कि मुशिन ने कल रोड पर अपने हिस्से का काम नहीं किया है। रोड पर कचरा तो वैसे पड़ा है और सबको वहाँ से लेकर जाता है, कहता है देखो रोड पर कितनी गंदगी फैली है। तो मुशिन कहती कल मैंने सफाई की थी। तो मैनेजर कहते अच्छा बताओ कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो मुशिन कहती हाँ है। कि तभी वहाँ पर तो दादी आ जाती है और अपने खानदानी अंगूठी वो मांगती, कहती देखो मैं टाइम पर आ गई ना, वो कहाँ है। तभी मुशिन कहती मैम आपकी रिंग मेरे पास तो नहीं है। अब यह मैनेजर तो मुशिन पर इल्ज़ाम लगाती चोरी का और मुशिन को जॉब से निकालने की बातें करती है कि सर कहती मैम क्यों हम यहाँ पर पुलिस को बुलाए। और पुलिस की बातें सुनकर तो जिन यहाँ पर डर जाता है। और तभी मुशिन कहती है मैं आपने कल देखा था ना कि मैं सफाई कर रही थी। तो दादी कहती हाँ तुम तो उस रोड की सफाई कर रही थी। तो मुशिन कहते हाँ उस रोड की सफाई भी हो चुकी है और कचरा भी जा चुका है, पर इस रोड पर सफाई तो नहीं हुई है और वहाँ मुझे रिंग नहीं मिली। इसका मतलब कि रिंग यहाँ पर कहीं गुम हुई है और इस रोड की आधी सफाई जिन ने की थी और बाद में मुझे कहा था सफाई करने के लिए, पर कचरा यहाँ पर गिरा है। इसका मतलब आपकी रिंग भी यहाँ पर ही होगी ना। फिर ना पुलिस को बुलाए। अभी सुनते ही जिन तो रिंग को फेंक देता है और मुशिन ने इल्जाम लगाती जिन पर किसने रिंग को उठाया था और उसने तो उसे बेच दिया। और वो कैसे मिलेगी कि हाँ वो डर जाता है, कहते मैंने रिंग को नहीं बेचा, ना ही मुझे मिली है। अब मुशिन याद कर रही थी कि उसने तो जिन को रिंग फेंकते हुए देखा था और वो तो रिंग को उठा लेती, कहते आपकी रिंग तो यहाँ पर है। और वो तो जिन को अपनी कानूनी बातों में फंसाती, वो यहाँ पर डर जाता है और सरंट वीडियो को दिखाती जहाँ पर जिन ने तो रिंग को चोरी करके पॉकेट में रखा था। और वहाँ तो पुलिस भी आ जाती है और जिन को लेकर जाती है। तो अभी मुशिन कहती मुझे भी कंप्लेंट करनी है कि मैंने किसी का भी गोल्ड का नेकलेस चोरी नहीं किया था और मैनेजर मुझ पर चोरी करने का इल्जाम लगा रही है, मुझे खुद की सच्चाई प्रूफ करनी है। अब पुलिस उसे सारी बातें लिखने के लिए कहती है पॉइंट में। अब सारी बातें पढ़कर तो पुलिस कहती है कि मिस मुशिन तो चोर नहीं है और ये बातें प्रूफ होती है कि मैनेजर कहती है तुम बस इतने से पैसों के लिए मुझे फंसा रही हो। तो मुशिन कहती पैसे कम नहीं है, ये पैसे मेरे और मेरी बेटी की सेविंग है और तुम अपनी पोस्ट का फायदा उठा के मुझे जॉब से निकाल तो नहीं सकती ना। अब कंप्लेन होने के बाद तो पुलिस मैनेजर को और उसके भतीजों को लेकर चले जाते हैं। तभी दादी कहती मुशिन से तुमने आज मेरी कितनी हेल्प की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो दादी यहाँ पर मुशिन को जॉब दिलवाने की बातें करती है कि मुशिन कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जॉब मेरे लिए तो काफ़ी है। तो दादी यहाँ पर फ्यूचर में हेल्प करने की बातें करती है और चाहती कि शिनशिन यहाँ पर तो रोती है कि दादी सोचती इसका फेस तो बिल्कुल इथन की तरह दिखाई दे रहा है और कहती क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी बेटी के बायोलॉजिकल फादर कहाँ पर है। तो मुशिन याद करती है जेल की बातें जहाँ पर कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम माँ बनने वाली हो। ये बातें जानने के बाद मिस्टर इथन तुम पर तरस खाएंगे, सपने देखना बंद करो। इस कंट्री के सबसे रिच मैन है और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम क्यों देंगे। और यहाँ पर सब उसे तो परेशान करते हैं और यहाँ वापस इन मुशिन कहती है मेरे पति की डेथ हो चुकी है। अब दादी चली जाती है और हसन विक्टोरिया का बहुत ही गुस्सा होती, कहते ऐसे कैसे उन दोनों को जेल हो गई। वो सफाई करने वाली खुद को बहुत ही स्मार्ट समझती है ना। और वो फिर से फैंग को जॉब पर रखने की बात करती है। तो मैनेजर कहता है मैम पर ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर इथन ने मना किया था। तो वो कहती है मैं इथन की होने वाली वाइफ हूँ और मुझे कह रही हूँ तुम्हें करना तो होगा। फिर आगे से जहाँ मुशिन को अपनी पेमेंट मिल जाती है और तभी उसे पता चलता है कि जॉब पर तो फैंग वापस आ चुका है। अब उसे देखकर मुशिन तो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। फिर आगे से रूम का जहाँ शिनशिन को लेकर बहुत ही परेशान होती, कहती बेबी अब मैं क्या करूँ, वो तो वापस आ चुका है। कि तभी वहाँ पर आंटी वोंग आ जाती है और सब बातें करते हमने सुना है कि खुद मिस्टर इथन के ऑफिस से कॉल आया था फैंग को जॉब पर वापस लाने का। मुशिन अब तुम क्या करोगी। कि वो कहती मैं सारी बातें आज क्लियर करूँगी।
कि आखिर इथन मुझसे क्या चाहता है और गुस्से में चाहती है कि सब कहते क्या इसने मिस्टर इथन का नाम लिया। और ऑफिस में तो सेक्रेटरी से मुशन के बारे में इथन पूछ रहा होता है कि तभी सेक्रेटरी को फोन आता है। लेडी कहती है एक स्टंट वुमेन अपने बेबी के साथ आई है मिस्टर इथन से मिलने के लिए। उसके हाथ में 6 महीने या 7 महीने का बच्चा भी है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस की उस लड़की से क्या रिश्ता है, लगता है कोई लड़की ना पागल है, उसे वहाँ से भेज दो। बॉस की मीटिंग है, उन्हें परेशान करना बंद करो। और वो कॉल को रख देता है। तो लड़की कहता है आई एम सॉरी बॉस काफ़ी बिजी, वो आपसे मिल नहीं सकते। तभी मुशिन कहती इथन से कह दो कि मेरा नाम, कि तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और सब कहते ये तो मिस्टर इथन से लगता है मिलने आई है। और तभी वहाँ पर तो इथन आता है और वो तो आते इथन को गले लगा लेती है और कहते मैं जानती थी कि तुम मुझे पिक करने नीचे आओगे। और तभी वहाँ से मुशिन को कोई खींच लेता है और इथन कहता है विक्टोरिया तुमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ग्रीन सिटी के प्रोजेक्ट में, ऑफकोर्स मुझे तुम्हारी तारीफ करने तो आना ही था ना। और सेक्रेटरी कहता है बॉस ने आपके लिए तो पार्टी रखी है। वह विक्टोरिया तो बहुत ही खुश होती और इथन सोचता है क्या मैंने यहाँ पर मुशिन को देखा था और यहाँ मुशिन के साथ तो हान होता है। वो पूछती तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो हान कहता है तुम जानते हो ना कि इथन कितना घटिया पर्सन है, कि वो तो हान को धक्का मारती कहती तुम भी कोई अच्छे पर्सन तो नहीं हो। तो वो कहता है इथन बस विक्टोरिया से प्यार करता है, तुम्हारे सबके सामने तो इंसल्ट कर देता है, मैंने तुम्हें तो इंसल्ट से बचा है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ, तुमने सारे प्रूफ को मिटा दिया और मुझे तुमने जानबूझ के जेल भेजा झूठ कह के। तुम तो विक्टोरिया के साथ में मिले हुए थे ना, तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मैं जानती कि तुम विक्टोरिया से प्यार करते हो, मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड माना था, पर तुमने क्या किया कि हान कहता है मैं विक्टोरिया से प्यार नहीं करता, सारी बातें पास्ट की है। मुशिन जाती कि हान उसे रोक लेता है, कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करने वाली नहीं हो, बट डोंट वरी अब मैं कैपेबल बन चुका हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो कहती हान तुम अपनी एक्टिंग से जाकर विक्टोरिया को फुल बनाना, मुझे नहीं, और मैं यहाँ पर इथन से बातें करने आई थी। वो कहता है मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि बच्चा लेकर तुम इथन के पास मत जाना, क्योंकि विक्टोरिया माँ बनने वाली है और अब बच्चा तो इथन का है। तुम्हें क्या लगता है कि दोनों तुम्हारे इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हें धक्के मार के ऑफिस से बाहर कर देगा। और वहाँ से मुशिन गुस्से में चली जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस विक्टोरिया की प्रेगनेंसी की न्यूज़ तो हमें नहीं पता। कि हान कहता है तभी हान कहता है मीडिया में न्यूज़ को फैला दो कि विक्टोरिया माँ बनने वाली है और विक्टोरिया को भी कह दो कि वो इस न्यूज़ के लिए मना नहीं करेगी और वो इथन को भी संभाल लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मुशिन इथन के पास वापस जाए। और वो तो टैक्सी अरेंज करने की बात करता है। फिर आगे जहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही होती और वहाँ पर टैक्सी तो नहीं आती, कि तभी वो कार में तो विक्टोरिया को इथन को साथ में जाता हुआ देखती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अब यहाँ शिन तो काफ़ी रोती है और मुशिन उसे चुप करवा रही होती है कि तभी वहाँ पर टैक्सी आ जाती है। अब टैक्सी में तो मुशिन नोट को पढ़ती है कि ड्राइवर तो म्यूट है। वो कहती है तुम और मैं तो दोनों परेशानी में हैं। अब ड्राइवर तो मुशिन को टॉवल देता है। तो वो कहती बताओ इसके कितने पैसे हुए, और सोचती मैं तो भूल गई, ये बोल नहीं पाता। और है वो तो सीट पर पैसे रखती है। फिर आगे जहाँ पे ड्राइवर तो मुशिन को ड्रॉप करता है। अब मुशिन तो बारिश में भीगते हुए जा रही होती है और ड्राइवर तो कोई और नहीं हान होता है और कहता है मुशिन तुम्हें जिसे हिट करना है वो पर्सन इथन है, मैं नहीं। और कॉल करता है सेक्रेटरी को, कहता है विक्टोरिया को फ़ोन करके कह दो चाहे वो कुछ भी करे पर उसे जल्दी ही इथन के बच्चे की माँ बनना होगा। फिर आगे सीन जहाँ मुशिन कहती थैंक गॉड कि बेबी तुम्हें बुखार नहीं हुआ। और तभी वह डिलीवरी बॉय तो नाश्ता लेकर आता है। तो वो कहती मैंने कुछ ऑर्डर तो नहीं किया था। कि वो कहता है ड्राइवर ने आपके लिए सेंड किया है और हाँ साथ में पैसे भी दिए हैं, आप इसे कार में भूल गई थी ना। अब वो तो लेती है और थैंक यू कहती है। सोचती लगता है इस दुनिया में काइंड पर्सन अभी भी है। और तभी देखती है कि शिनशुन को तो बुखार हो चुका है और वो तो बाहर भागती हुई जाती है। टैक्सी भी नहीं होती और वहाँ दूर तो हान की कार खड़ी होती है और सेक्रेटरी कहता है कि हम मैम की हेल्प करें। तो हान सोचता है इथन के बच्चे की हेल्प करने की क्या ज़रूरत है और कहता है चलो यहाँ से। और मुशिन तो टैक्सी लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। जो डॉक्टर से कहती देखिए मेरी बेटी को क्या हुआ। ये तभी यहाँ पर नर्स आती, कहती मैम जल्दी चलो VIP रूम में सब डॉक्टर्स को बुलाया गया है। तो मुशिन नर्स को रोकती, कहती ऐसे कैसे, आप देख सकते हैं मेरी बेटी कितनी बीमार है। तो नर्स कहती है मिस विक्टोरिया के पेट में मोच चाहिए और मिस्टर इथन ने पूरे अस्पताल के डॉक्टर्स को बुक कर लिया है और 2 घंटे के लिए वेट करने के लिए कहती है। अब वो तो भागते बाहर जाते, कहते डॉक्टर मेरी बेबी को आपकी ज़रूरत है, वैसे मिस विक्टोरिया बड़ी है ना, उन्हें बच्चे की डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। तो वो कहते हैं मिस विक्टोरिया तो माँ बनने वाली है, इसलिए सबको उनके पास जाना होगा ना, उनके पेट में मोच चाहिए और वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। मिस्टर इथन का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी बॉडी गार्ड आ जाता है, कहता है बॉस आने वाले हैं, हमने कहा कि यहाँ से साइड हो जाओ। अब मुशिन तो यहाँ पर रोती, कहती मैं क्या करूँ।
और जाती ही जहाँ देखती कि विक्टोरिया तो इथन के हाथों को पकड़ी होती है और कहती मेरे पैर में छोटा सा स्क्रैच आया है, मेरे बारे में इतनी परवाह करने की क्या ज़रूरत है। कि इथन कहता है कोई बात नहीं और डॉक्टर से कहता है विक्टोरिया की केयर करने के लिए और बोलते विक्टोरिया तुम इस सिटी की चीफ लॉयर हो, तुम्हारी केयर करना जिम्मेदारी है ना। कि डॉक्टर कहते हैं सच में मिस्टर इथन विक्टोरिया मैम से कितना प्यार करते हैं। विक्टोरिया तो खुश होती, कहती ऐसी बातें मत करो। कि इथन गुस्से में कहता है बकवास करना बंद करो, ये बस मेरी एम्प्लॉय है और कुछ नहीं। अब ये सब देखकर मुशीन सोचती इथन तुम अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हो, अपने भले के लिए तुम गरीब लोगों के बारे में सोचना भूल चुके हो। क्या तुम्हें पता भी है तुम जिसे हर्ट कर रहे हो वो तुम्हारी बेटी है। और तभी इथन तो मुशीन को देखता है और भागते हुए जाता है कि तभी वो बॉडीगार्ड से टकरा जाता है और वहाँ से मुशीन जा चुकी होती है और सोचता है और कहता वो मुशीन थी ना। कि नर्स कहती यहाँ पर एक लेडी अपने बच्चे के साथ आई थी, उसे बहुत ही बुखार था, बेचारे को इलाज नहीं मिला। कि इथन कहता है बच्चा, मुशीन का बेबी तो हो नहीं सकता ना, लगता है मुझे बहुत ही थकान हो चुकी इसलिए मुझे हर जगह तो मुशीन दिखाई दे रही है। अब यहाँ मुशीन अस्पताल से बाहर जा रही होती कि जहाँ वो तो जून से टकरा जाती है, उसके फर्श को उठाती है। कि वो कहता है सीनियर ये आप हो। कहते जून तुम यहाँ कैसे। अब वो तो बेबी को देखता है। कि मुशीन कहती ये मेरी बेटी है। जून कहता क्या तुम्हारी बेटी भी है। कि वो कहती सारी बातें काफ़ी लंबी है, मैं बाद में बताऊंगी, इसे बहुत ही बुखार है और वो उसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए कहती है। कि जून कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर आगे सीन जहाँ पर वो तो मुशीन को ड्रॉप करने घर आता है। वो कहती थैंक यू सो मच, आज तुम मुझे मिल गई और शिनशिन की तबीयत भी अब ठीक है, इसी इलाज मिल गया। कि वो कहता है थैंक यू मुझे कहना चाहिए, अगर इंटर्नशिप के टाइम तुमने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं फर्स्ट टाइम में फेल हो जाता और आज जो कुछ भी हूँ मैं वो बन नहीं पाता। तो मुशीन कहती मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, तुम सच में काफ़ी टैलेंटेड हो, तुमने जो पाया खुद की काबिलियत पे पाया। और वहाँ से वो तो चली जाती है बाय कह के। तो जून कहता है इतनी बड़ी लॉयर आखिरकार सफाई का जॉब क्यों कर रही है। फिर यहाँ फैंग तो मुशीन को जॉब से निकाल देता है, उसके सामान को फेंक देता है। कहते देखो डॉक्यूमेंट्स पर तुमने खुद साइन किए हैं। कि वो कहते ऐसे कैसे, ये डॉक्यूमेंट्स तो पेमेंट के थे ना, तुमने धोखे से मुझसे साइन करवाया है। तो फैंग उसे बातें सुनाता है। कहता है जो कुछ भी हो रहा है ऊपर के ऑर्डर से हो रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मुशीन सोचती थन सच में तुम मुझे कितना हेट करते हो ना। और वहाँ से वो सामान लेकर तो चली जाती है। तभी फैंग तो फोन करता है मैनेजर से और कहता है मैंने तो मुशीन को जॉब से निकाल दिया। कहते ऐसे कैसे, हम जो कुछ भी दे रहे हैं हमारी छोटी शिनशिन के लिए दे रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। और मुशीन तो सबको हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। तो यहाँ पर सब तो फ्यूचर में मुशीन से और शिनशिन से मिलने की बातें करते हैं। आंटी वॉन्ग कहते तुम अपना ख्याल रखना और बाय कह के वो तो चले जाते हैं। और मुशीन जा रही थी कि तभी वहाँ पर तो जून आता है। कहते सॉरी मैंने तुम्हारी और सबकी बातें सुन ली, मेरे पास एक पुराना घर है, क्या तुम वहाँ रहना चाहोगी। कि वो कहते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो तो रेंट पर देने की बात करता है। तो मुझे यहाँ पर तो हाँ कह दे। अब जून तो खुश होता है, सामान को लेता है और घर चलने की बात करता है। फिर सीन जहाँ जून कहता है सॉरी घर थोड़ा सा पुराना है। तो वो कहती सॉरी किस लिए, तुमने मेरी और मेरी बेटी की कितनी हेल्प की है। तो वो यहाँ पर मुशीन की तारीफें करता है और उसे बेस्ट लॉयर कहता है। तो वो कहती लॉयर में पहले थी पर अब नहीं होना, तो इसके बारे में बोल के क्या फ़ायदा। तो वो कहते भले आप अपने लॉयर के प्रोफेशन को कंटिन्यू ना करो और आप हमेशा मेरे दिल में एक बेस्ट लॉयर हो और हाँ आप मेरी आइडल हो, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मुशीन कहती स्माइल देते हुए थैंक यू, मैं तुम्हारी बातें हमेशा याद रखूंगी। कि वो कहते वैसे काम पर जाने का टाइम हो चुका है, आप घर में अपने सामान को रख लेना। तो वो कहते क्या तुम्हारी खुद की लॉ फर्म बन चुकी है। तो वो कहते रिसेंटली मैंने तो लेशू ग्रुप को ज्वाइन किया है और इसके एम्प्लॉयर तो ऑनलाइन जॉब करते और मैं भी वहाँ काम करता हूँ, डोंट वरी, मैं जल्दी खुद के ऑफिस को भी खड़ा करूंगा। कि वो कहती तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, और वो लैपटॉप यूज करने की बात करती है। तो वो कहता है हाँ आप इसे यूज कर सकती हो और बाय कह के चला जाता है। और फिर कुछ घंटे बाद वो तो मुशीन से मिलने आता है, जहाँ वो डिवोर्स के पेपर्स को देखता है जिस पर मुशीन ने साइन किए होते हैं। मुशीन कहती आज ही मैंने इसे बनाया है। कहती मैंने शादी करके बहुत ही बड़ी गलती की थी और अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, अब मेरे पास मेरी बेटी है ना। तो जून सोचता है क्यों ना मैं डिवोर्स के पेपर पर इथन से साइन करवा लूँ और मुशीन को मैं सरप्राइज दूँ। और फिर आगे सीन इथन के ऑफिस का, जहाँ पर जून तो इथन से मिलने का बहाना करके आता है। कहते इस पर तो मैनेजर ने आपकी साइन मांगे हैं। तो इथन कहता है इतने छोटे से काम के लिए खुद आने की क्या ज़रूरत। तो जून कहता डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी अर्जेंट है। तो इथन कहता ठीक है मैं इस पर साइन कर दूंगा और तुम्हें भिजवा दूंगा। तो वो कहता नहीं मैं आपके काम खत्म होने का वेट करूंगा। वो डॉक्यूमेंट्स को देता है। अब इथन को तो शक होता है और जून सोचता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के बीच में तो डिवोर्स के पेपर्स भी रख दिए हैं, आई होप प्रेसिडेंट का ध्यान तो उस पर नहीं जाएगा। अब उसके चाहते यहाँ पर इथन तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना स्टार्ट कर देता है। कि वहाँ पर वो तो
मुशिन के साइन को देख लेता है और कहता है डिवोर्स के पेपर्स आखिर जून के पास कैसे आए। गुस्सा होता है, कहता है इसका मतलब मुशिन जून के साथ है। सेक्रेटरी को बुलाता है, वो कहता है मैम आपको डिवोर्स देना चाहती कि वो तो गुस्से में डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर देता है और जाता है जून के पास। अब जून यहाँ परेशान होता है कि इथन कहता है साइन तो मैंने कर दिए हैं। तो वो सोचता है पक्का बॉस ने डिवोर्स के पेपर्स को लगता है नहीं देखा और कहता है मिस्टर इथन मैं यहाँ से जाता हूँ। अब इथन तो जून का पीछा करने की बात करता है। फिर आगे से रात का जहाँ पर जून कहता है मैं खाने के लिए फ्रूट्स लेकर आया था। तो मुशिन कहती है थैंक यू। अब दूर से इथन उन दोनों को देख रहा होता है और काफ़ी गुस्सा होता है कि वो सोचती मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि कोई मुझे दूर से देख रहा है। और तभी जून कहते क्या हुआ। तो वो कहते लगता है कि मैं थक चुकी हूँ। तो यहाँ पर वो तो साथ में खाना खाने की बातें करता है और जाता है। आगे सीन जा खाना खाने के बाद तो शिन रोना स्टार्ट कर देती है कि जून कहता है तुम जाकर उसे चुप करवा दो, मैं बर्तन को साफ करके रख दूंगा। कि वो कहती थैंक यू। और यहाँ घर के बाहर इथन तो वेट कर रहा होता है जून के बाहर आने का। अब वो तो मुशिन के रूम के सामने ही खड़ा होता है और कुछ टाइम बाद तो रूम में जून आता है और कहता है डिवोर्स के पेपर्स को देखकर तो मुशिन बहुत ही हैप्पी हो जाएगी ना। और उसे देखकर इथन सोचता है आखिर जून मुशिन के रूम में क्यों गया है। अब जून डिवोर्स के पेपर्स को रख के वहाँ से चला जाता है। अब इसके जाते चुपके से तो इथन जाता है मुशिन से मिलने उसके रूम में जहाँ मुशिन तो सोई होती है। अब वो तो डिवोर्स के पेपर्स को देखता है, कहता है तो इसे रखने के लिए जून यहाँ पर आया था। और यहाँ वो तो मुशिन के सिर पर लगे चोटों को देखता है और खुद को उसे टच करने से रोक लेता है। कहता है आखिर ये सब कैसे हुआ है। और तभी वो तो सोही शिनशिन को देखता है और कहता है इसका फेस तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देता है। और तभी शिनशिन यहाँ पर रोती को डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ से तो भाग जाता है। तो मुशिन यहाँ पर जग जाती, कहती क्या यहाँ पर कोई आया था। और कहती बेबी रोना बंद करो, तुम्हें भूख लगी है, चलो मिल्क पीने चलते हैं। और यहाँ इथन तो कार में आ जाता है और घर जाने की बात करता है। फिर आगे सीन मॉर्निंग का जहाँ पर जून तो मुशिन से मिलने आता है और वो दिखता है कि टेबल पर डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं डिवोर्स के। और कहते क्या तुमने कोई बातें नोटिस की। वो कहती कैसी बातें। तो जून सोचता है मैंने कल ही यहाँ पर तो डिवोर्स के पेपर्स रखे थे ना, वो गायब कहाँ हो गए। तो भी मुशिन कहती क्या बात है। तो वो कहते कुछ भी नहीं। और साथ में वो तो लंच करने की बातें करता है कि मुशिन कहती इतना सारा नाश्ता तुमने क्यों बनाया है। तो वो कहते मैंने ऑनलाइन सीखा है कि बच्चे के हेल्दी होने के लिए माँ को भी हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा खाना खाओ और हेल्दी रहो। अब वो तो मुशिन की बहुत ही केयर कर रहा होता है कि वो सोचती मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने बुरे दिनों में जब सब मेरा साथ छोड़ देंगे, एक इंटर्न जिसकी मैंने बस यूँ ही हेल्प कर दी थी वो मेरी इतनी केयर करेगा, मुझे सपोर्ट देगा। मैं फ्यूचर में ज़रूर जून को रिपे करूँगी। तो जून कहते मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है और दोपहर को मेरी मीटिंग है, तो मेरे पास से भी टाइम तो है, तो क्या घर का सामान खरीदने के लिए हम साथ में शॉपिंग पर चले। तो यहाँ पर वो हाँ कहती है। फिर आगे सीन वेजिटेबल मार्केट का जहाँ पर जून तो टोमेटो बाय करने की बातें करता है कि यहाँ पर मुशिन को अपनी दादी याद आ जाती है जो कि उसकी बहुत ही केयर किया करती थी। अब इसकी दादी की डेथ यहाँ पर तो हो चुकी है, वो बहुत ही उदास हो जाती है कि तभी जून कहता है क्या बात है कि दूर से दोनों को तो इथन देख रहा होता है। मुशिन कहता है एक्चुअली मुझे अपनी दादी की याद आ गई थी, वो हमेशा मेरे लिए टेस्टी खाना बनाती थी, वो भी टमाटो से बना हुआ। तो जून तो मुशिन के फेस को वाइप करता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं भी ठीक ठाक खाना बना लेता हूँ, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट टाइम ना टमाटो की रेसिपी बनाऊंगा। कि वो तो स्माइल देती कहती ठीक है चलो पहले हम शॉपिंग को कंटिन्यू करते। अब उनके पीछे इथन जाता है कि कस्टमर बातें करते हैं उस वुमेन का पति कितना केयरिंग है ना। तो दूसरी कहती हाँ दोनों की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। अब सुनकर इथन तो जेलस होता है और गुस्से में देखता है। वो कहते मैन तो बहुत ही अजीब है, ऐसा भी हो कर रहा था जैसे कि वो लड़की तो इसकी वाइफ है। और तभी शॉप वाला यहाँ पर बच्चों के खिलौने बेचता है कि उसे जून बाय करने के लिए कहता है कि तभी मुशिन को तो फ़ोन आ जाता है और कहते जून से अर्जेंट काम है, हम यहाँ से चलते हैं। और वो तो बिना बाय के चले जाते हैं कि वहाँ पर इथन आता है और वो खिलौने को ले लेता है। कहता है कितने का है ये। तो शॉप वाला कहता है मैं आपको न्यू खिलौना निकाल कर देता हूँ। वो कहता नहीं मुझे यही चाहिए और पेमेंट करता है और सोचता है इमेजिनेशन में जहाँ वो तो खिलौना खरीद के मुशिन के पास जाता है और मुशिन बेबी के साथ होती है और यहाँ तीनों बहुत ही हैप्पी फैमिली होते हैं। और वापस से सोचता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। वैसे भी जेल जाने से पहले तो मुशिन बस मेरे साथ एक नाइट के लिए थी ना, तो क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, वो बच्चा क्या मेरा हो सकता है। और अगर ऐसा होता तो जेल में जाने के बाद तो बच्चे का इस्तेमाल करके वो मुझसे जेल में बाहर आने की रिक्वेस्ट कर सकती थी, प्रेगनेंसी का फ़ायदा वो उठा सकती थी ना। वैसा उसने नहीं किया, इसका मतलब वो बच्चा मेरा नहीं है। तो कहीं वो बच्चा जून का तो नहीं। और सेक्रेटरी से कहता है पता करो कि बच्चा किसका है।
और यासिन घर का लॉयर जैंग कहते हैं कि आपकी दादी मरने से पहले आपके नाम प्रॉपर्टी करके गई थी, वसीयत पे आपके नाम को लिखना है। और वो तो मिलने की बातें करता है कि मुशीन उसे थैंक यू कहती है कि तभी उसे तो अपनी माँ का फ़ोन आ जाता है। वो तो काफ़ी गुस्सा करती, कहती तुम्हारी दादी की डेथ एनिवर्सरी और मैं चाहती हूँ कि तुम घर आओ। और तभी विक्टोरिया उन्हें इशारा करती है कि माँ कहती मैंने सुना है कि इथन तुमसे मिलना चाहता है, तो फिर तुम उससे मिलकर डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करो और शादी को ख़त्म करो ताकि इथन से शादी विक्टोरिया कर पाए। अब ये सुनकर विक्टोरिया तो बहुत ही खुश होती है और मुशीन गुस्से में कहती मैं वहाँ पर बस अपनी दादी के लिए आ रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर मुशीन सोचती मुझे तो घर जाना है पर मैं शिनशिन का क्या करूँ, और वो तो आंटी वॉन्ग को कॉल करती है और कहती मैं कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन जा रही हूँ, तो क्या आप शिनशिन की केयर कर सकती हो। तो आंटी वॉन्ग यहाँ पर हाँ कह देती। फिर आगे सीन जहाँ पर मुशीन जाती है अपनी माँ के घर, जहाँ मिस मो तो काफ़ी रूडली मुशीन से बातें करती उसे घर में बुलाती हैं, जहाँ विक्टोरिया तो आराम से खाना खा रही होती है और कहती मुशीन तुम्हारे कमरे में तो मैंने अपना सामान रखा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्टोरेज रूम में कुछ दिनों के लिए रह लो। तो मिस मो कहती हाँ ये जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है और सो सकती है, वैसे भी ये तो जेल जाके आई है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुशीन गुस्से में सोचती बचपन से मेरी माँ ने कभी मेरी केयर नहीं की है। तभी विक्टोरिया कहती माँ दी मुझसे तो बहुत ही गुस्सा हो गई, तो माँ कहती जाने दो उसे, जो करना है करने दो, वैसे तुम ना बहुत ही काइंड हो कि उसकी इतनी केयर करती हो। कि विक्टोरिया कहती मैं जानती कि मेरी माँ मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। फिर आगे दादी के रूम में जाती हैं जहाँ वो दादी की फ़ोटो को देखकर बातें याद करती है 1.5 साल पहले। सेक्रेटरी कहता है आपकी जेल में जाने की न्यूज़ सुनने के बाद तो दादी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और वो अस्पताल में एडमिट हो गई। तो वो कहती मेरी दादी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तो सेक्रेटरी कहता है डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए। अब डेथ की न्यूज़ को सुनकर यहाँ पर तो मुशीन काफ़ी रोती है। फिर आगे सीन दादी की डेथ एनिवर्सरी का, जहाँ पर विक्टोरिया तो ताने मारने आती है कि वो सोचती है विक्टोरिया तो माँ बनने वाली, इसने इतने हाई हिल्स क्यों पहने हैं। तभी वो कहते अगर तुम्हारी गलती ना होती तो दादी की आज डेथ भी ना होती ना। और मुशीन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और विक्टोरिया को पकड़ती कहती सब कुछ तुमने किया था ना, तुमने मेरी दादी की जान ली है। तो विक्टोरिया यहाँ पर तो चिल्लाती है और यहाँ पर मुशीन खुद को रोक लेती है और विक्टोरिया गुस्से में कहती रुको मैं अपनी माँ को बुला के लाती हूँ। कि तभी वहाँ तो मिस मो आती कहती बताओ तुम्हारी बहन कहाँ पर है। अब मुशीन उनकी बातों को तो इग्नोर करती कि वो गुस्से में कहती जेल में जाने के बाद लगता है कि तुम तमीज़ को भूल चुकी हो, मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम मेरी बेटी हो, काश विक्टोरिया मेरी बायोलॉजिकल बेटी होती। वैसे तुम्हारी दादी ने मरने से पहले तुम्हारे नाम तो प्रॉपर्टी की है ना, मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी तुम अपनी बहन के नाम करो उसकी डाउरी के तौर पर। कि तभी अगरबत्ती वहाँ पर तो गिर जाती है प्रे वाली। तो दादी की फ़ोटो को देखते कहती दादी आप नहीं चाहती ना कि मैं प्रॉपर्टी दूँ, ठीक है। और वो तो नाम करने से मना कर देती है। मिस मो गुस्से में कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो कहती प्रॉपर्टी मेरी दादी की थी और वो मेरे नाम करके गई है, और वैसे भी विक्टोरिया तो आपकी गोद ली गई बेटी है ना, प्रॉपर्टी पर उसका कोई हक नहीं है। और दोनों की लड़ाई हो जाती कि तभी विक्टोरिया आती कहती मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अभी भी ब्लेम करती हो, मेरे पेरेंट्स की जान तो मिस मो को बचाते समय गई थी ना, इसलिए मिस मो ने मुझे गोद ले लिया और अपनी बेटी बना लिया, इसमें मेरी क्या गलती है। तो मिस मो कहती प्रॉपर्टी के लिए तुम इतना तमाशा क्यों कर रही हो। तो मुशीन कहती है, तो मुशीन के समय कहते कितने साल हो गए आपने कभी मुझे एक माँ का प्यार नहीं दिया, आप भूल चुकी हो कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। विक्टोरिया के पेरेंट्स के एहसान आप पर थे, मुझ पर नहीं। और गुस्से में जाती है जहाँ लॉयर तो मिलने आए होते हैं मुशीन से, जहाँ सर्वेंट तो कुछ चीज़ें छुपा रही होती है। अब मुशीन को यहाँ पर तो शक होता है और वो सोफे के नीचे से तो डॉक्यूमेंट्स को निकालती। अब सर्वेंट यहाँ पर काफ़ी डर जाती है और डॉक्यूमेंट्स पर तो विक्टोरिया का नाम होता है और प्रॉपर्टीज़ के पेपर होते हैं। कि तभी वहाँ पर मिस मो गुस्से में आ जाती है और लॉर्ड जैंग कहते हैं कि मैं मिस मुशीन की दादी का लॉयर हूँ और वसीयत के हिसाब से मिस मुशीन ही उनके प्रॉपर्टी की असली हकदार है। प्रॉपर्टी में तो बंगला भी है और हाँ मिस मुशीन के नाम पर कंपनी के शेयर्स भी हो चुके हैं। साथ ही साथ ओल्ड लेडी की जितनी भी ज्वेलरीज थी सब मिस मुशीन की है। वसीयत पढ़ के बताता है, कहता है मिस मुशीन आज से इस घर के ऑनर है। अब यहाँ पर साइन करवाने जाता है कि मिस मो तो उसे रोक लेती है, इस बात तो इसे एग्री नहीं करती। मो फैमिली की हेड मैं हूँ और ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी तुम मेरी बेटी विक्टोरिया के नाम करो। तो मुशीन कहते ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। विक्टोरिया काफ़ी जलस होती, कहती क्या मो फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी अब से मुशीन की हो जाएगी। मो फैमिली की कितनी बदनामी होगी ना, क्योंकि मुशीन तो जेल जाके भी आ चुकी है, लोग क्या सोचेंगे। अब यहाँ पर मिस मो तो मुशीन के लगा देती है और कहती तुम्हारी दादी की डेथ की वजह तुम खुद हो। तो मुशीन गुस्से में कहती जो किया है मैंने नहीं बल्कि विक्टोरिया ने किया है। और वो मुशीन पर इल्ज़ाम लगाती तो मुशीन कहती कि आप सारी बातें भूल चुकी हो कि आपने ही तो मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए थे ना संभाल के रखने के लिए, विक्टोरिया को बचाने के लिए आपने ही मुझे जेल भेजा है। तो मिस मो पास्ट की बातें याद करती हैं, जहाँ पर मिस मो कहती तुम्हारी शादी तो इथन से होने वाली है ना।
और तुम्हारे दादी कितने सालों से तो इथन के फैमिली की लीगल एडवाइजर हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? मुझे बस कुछ टाइम के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए पढ़ने के लिए, बाद में मैं तुम्हें उसे वापस कर दूंगी। तुम जानती हो ना कि मैं भी एक लॉयर हूँ और मैं जानती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को लीक करना कितना बड़ा जुर्म हो सकता है। मैं संभाल के उसे रखूंगी कि यहाँ पर मुशीन तो डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में से निकालती है और अपनी माँ को वो तो पढ़ने के लिए दे देती है। और वापस इन मुशीन का कहते मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कि मैंने अपनी बायोलॉजिकल माँ पर भरोसा किया। तो यहाँ मिस मो तो मुशीन पर और लॉयर पर इल्ज़ाम लगाती कि तुमने मिलकर मुशीन के साथ ही मुशीन की दादी की वसीयत को चेंज किया। मैं इसे नहीं मानती। तो विक्टोरिया कहती हाँ, दादी की डेथ के टाइम तो लॉयर बस था दादी के पास, तो पक्का उसने ही वसीयत में चेंजेस किए होंगे, तो ये वसीयत तो इनवैलिड है। लॉयर कहता ठीक है, दोनों पार्टीज को भरोसा नहीं है तो हम केस को कोर्ट में फाइल करेंगे और प्रॉपर्टी के हकदार का पता चल जाएगा। वहाँ से वो चला जाता है। अब माँ की चाहती विक्टोरिया कहती पता है तुम्हारी दादी के डेथ के टाइम में उनसे मिलने गई थी और वो बार बार बस तुम्हारा नाम ले रही थी। बेचारी बुढ़िया लास्ट टाइम तुम्हें देख भी नहीं पाई, तुम तो जेल में थी ना, पर क्या फर्क पड़ता है, वो भले तुमसे कितना भी प्यार कर ले, उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन तो मैं बनने वाली हूँ ना, और तुम भिखारी बन के तो रोड पे जीने वाली हो। यहाँ पर वो तो मुशीन का मजाक उड़ाती है और मुशीन गुस्सा होते हुए विक्टोरिया के लगाने जाती कि तभी इथेन उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है जेल से बाहर आने के बाद भी तुम अब तक नहीं सुधरी। और मुशीन तो पास्ट की बातें याद करती कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इसे जेल में लेकर जा सकते हो। इथेन कहता है बताओ तुम मुझसे मिलने इतने दिनों क्यों नहीं आई, तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या तुम गूंगी हो? अभी सुनते ही वो तो उसे धक्का मारती है। तभी विक्टोरिया तो मुशीन के लगा देती है और कहती सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, एक्चुअली इसने मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया तो मुझसे अनजाने में हो गया। तुम्हारा चेहरा ठीक तो है ना? अब इथन तो मुशीन को पकड़ने चाहता है कि वो तो सैड हो जाती है। विक्टोरिया नौटंकी करती कहती है मैं माफ़ी मांगती हूँ, इथन जो चाहे मेरे साथ में मुशीन कर सकती है, मैं कभी मुशीन से लड़ाई नहीं करूँगी। अभी सुनते मुशीन तो विक्टोरिया की लगा देती है, वो भी कई बार, और कहती है सबसे घटिया पर्सन मैं नहीं, सबसे घटिया पर्सन तुम हो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। कि वो कहती क्या तुम पागल हो चुकी हो? अभी मुशीन विक्टोरिया की धुलाई कर रही होती कि तभी इथन मुशीन को रोक लेता है और वहाँ मिस मो आ जाती है। विक्टोरिया काफी गुस्सा होती चिल्लाती इतनी हिम्मत मुझे हाथ लगाने की, और लगाने चाहती कि तभी बीच में इथन आ जाता है, उसके पड़ जाती है। और वो तो गुस्सा होती और सोचती क्या इथन अभी भी मुशीन से प्यार करता है? और वो गुस्से में कहता तुम इस पागल से लड़ाई क्यों कर रही हो? मुशीन कहती क्या तुमने मुझे पागल कहा? हाँ तुम दोनों ने ही मुझे पागल बना दिया है। इथन कहता विक्टोरिया से माफ़ी मांगो। वो कहती मैं माफ़ी क्यों मांगू, स्टार्टिंग पहले इसने की थी, तुमने देखा ना। तभी विक्टोरिया तो इथन के हाथों को पकड़ती है और कहती तुमने देखा ना इसने मेरे साथ में क्या बिहेव किया है, मुझे माफ़ी चाहिए। खुना तुम्हें धोखा देने के बाद भी यहाँ पर कितनी प्राउड से खड़ी है। तो मुशीन गुस्से में कहती मुझे थैंक यू तुम्हें कहना चाहिए, तुम्हें तो मुझे जेल में भेजा था ना। और गुस्से में चाहती अपने सामान को लेकर आती है और कहती है मेरी दादी की प्रॉपर्टी बस मेरी है, 1 रुपया भी मैं किसी को उसमें से देने वाली नहीं हूँ, मैं वापस उसे लेने जरूर आऊंगी। अब इथन उसे रोकता है कि वो चिल्लाती दूर हटो, तुम बिल्कुल पहले की तरह हो, ना तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया और ना तुमने मेरी साइड से कभी बातें की। और सोचती इथन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तुम हो जिससे मैंने शादी की है। अब इसके जाते विक्टोरिया कहती इथन से कि हमें उसे पनिश करना होगा ना, कि वो गुस्से में विक्टोरिया को देखता है। फिर आगे सीन जहाँ मुशीन जाती है अपनी बेटी शिनशिन को लेने के लिए और वो आंटी वोंग को थैंक यू कहती है। फिर आगे सीन जहाँ वो घर जाती हैं जहाँ पर जून तो उसका वेट कर रहा होता है, कहता है फाइनली तुम आ गई, और सामान को लेता है। तभी वो कहते जून डिवोर्स के पेपर्स मैंने तो टेबल पे रखे थे, क्या तुमने उसे देखा? तो जून कहता एक्चुअली उस दिन में तो मिस्टर इथन के ऑफिस गया था डॉक्यूमेंट्स को लेकर। वो कहती मतलब, तो यहाँ वो तो बैठ कर सारी बात करने के लिए कहता है। फिर आगे सारी बातें बताता है तो वो कहती क्या तुम पागल हो, तुम जानते हो ना कि इथन कैसा पर्सन है, अगर तुम्हारे पीछे पड़ गया तो जून कहता ऐसा नहीं होने वाला, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, ज़्यादा मत सोचो। कि वो कहती जून थैंक यू, पर कोई बात नहीं, मेरे पास तो दूसरी कॉपी है ना, मैं उसे प्रिंट करवा लूँगी, और थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए। कि वो तो यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे वो तो रेडी होकर आती है जहाँ पर वो तो उसे देखते रह जाता है। कि मुशीन कहती है मिथन से मिलने उसके ऑफिस जा रही हूँ और तुम शिनशिन की केयर करना, सारी बातें मैं आज तो ठीक कर दूंगी। तो वो कहता मैं और शिनशिन तुम्हारे घर पे वेट करेंगे। अब उसे यहाँ पर तो मुशीन से प्यार होता है पर वो कह नहीं पाता, और शिनशिन को देखकर वो तो बहुत ही खुश होता है। फिर आगे सीन ऑफिस का जहाँ पर मुशीन कहती है मिथन से मिलने यहाँ पर आई हूँ। तो वो कहती है क्या आपने बॉस से अपॉइंटमेंट ली है? तो मुशीन कहती है मैं यहाँ पर बस उसे तो डिवोर्स के पेपर्स देने आई थी। अब सब यहाँ पर तो बातें बनाते हैं, कहते इसने ही तो अपने पति को धोखा दिया था। कि सेक्रेटरी भागते हुए तो इथन के पास जाता है और कहता नीचे तो मैम आई है।
आपसे डिवोर्स के पेपर्स को साइन करवाने की इथन कहता है उसे कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और वो तो मिलना यहाँ पर अवॉइड करता है। एम्प्लॉय कहती बॉस यहाँ पर नहीं है, आई एम सॉरी। कि वो कहती कोई बात नहीं, इस डॉक्यूमेंट्स को आप मिस्टर इथन को सेंड कर देना, और अपना फ़ोन नंबर देती कहती मुझे कॉल करके डॉक्यूमेंट सेंड कर देना। और जाते कि तभी जून उसे फ़ोन करता है, कहता है शिनशिन तो सो चुकी है और मैंने उसे तो अपनी फ्रेंड को दिया है, वो उसकी केयर कर रही है। एक्चुअली मेरे ऑफिस में काफ़ी अर्जेंट मैटर है इसलिए मुझे आना पड़ा, आई एम सॉरी। तो वो कहती कोई बात नहीं, मैं घर पर जा रही हूँ, मैं शिनशिन को पिक कर लूँगी। और सोचती कि जून के साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला ना, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। और यहाँ जून को तो इथन मिलने ऑफिस बुलाता है। वो कहता आपको मुझसे क्या काम था। कि इथन सोचता है मुझे डिवोर्स देने के बाद मुशिन इससे शादी करना चाहती है, और गुस्से में वो तो फाइल्स को फेंकता है और कहता है पढ़ो इसे। और फाइल्स को देखकर तो जून हैरान हो जाता है, कहता है हमारे लॉ फर्म ने तो किसी का भी नुकसान नहीं करवाया है। तो वो गुस्से में कहता है तुम इतना छोटा सा केस हार गए, पता है मेरा इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो जून कहता है प्रेसिडेंट आप मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो ताकि मुशिन आपके पास आ जाए। तो सेक्रेटरी सोचता है कि जून बॉस से पंगा लेना चाहता है। कि तभी इथन गुस्से में कहता है मुशिन मेरी बीवी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मुझसे छुपाने की। तो जून कहता है इसका मतलब डिवोर्स के पेपर्स आपने वहाँ से लिए थे ना। तो वो कहता है वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है तुम्हारी वजह से। तो बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अब जून चुप होता है। कि इथन कहता है देखो मैं डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने वाला तो नहीं हूँ, इसका मतलब कि वो हमेशा के लिए मेरी वाइफ ही रहेगी, तुम्हारी औकात के वो तो बाहर है। तो जून गुस्से में कहता है सच में मिस मुशिन के आप बिल्कुल काबिल नहीं हो। कि वो गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में सोचने की। और तभी उसे मुशिन का बच्चा तो याद आ जाता है और कहता है जून वो बच्चा किसका है। तो जून तो संभाल देता है, कहता है सारी बातें पता कर ही चुके होगी तो ये बातें नहीं पता कि वो बच्चा किसका हो सकता है। तो इथन कहता तुम कैसी बकवास कर रहे हो। कि जून कहता है भरोसा करो या ना करो, जेल में जाने से पहले हमेशा तो मिस मुशिन मेरे साथ में सोशल इवेंट्स में जा करती थी। एक दिन मैं काफ़ी ड्रंक हो गया और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर हमारे बीच में वो सब हो गया। सुनते ही इथन उसके लगा देता है, चिल्लाता है क्या बकवास कर रहे हो। तो जून कहता है जो हुआ सुबह इन सारी बातों के बारे में मुशिन को तो नहीं पता। तो क्या मिस्टर इथन हम तीनों की फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। अब वो तो गुस्सा होता है कि जून यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है मुझे बर्बाद करने के चक्कर में मिस्टर इथन आप खुद को भी बर्बाद करने वाले हैं। आपके कितने केसेस से और दुश्मन हैं आप जानते हो ना, और कितने केस में आपकी गलतियाँ ये सारी बातें मैं जानता हूँ। तो मैं खुद डूबूंगा और साथ में तुम्हें भी लेकर डूबूंगा। तो इथन कहता है तुम बहुत ही बुरे हो चुके हो, ठीक है मुझे कंपनसेशन के तौर पर 30 मिलियन चाहिए, देखता तुम इसकी भरपाई कैसे करते हो। और वहाँ से वो जून को जाने को कहता है। कि जून गुस्से में कहता है मिस्टर इथन कभी तुमने खुद के कैरेक्टर के बारे में सोचा भी है। एक साइड में तुम्हारी वाइफ और दूसरे साइड में तुम्हारी वाइट मूनलाइट। तुमने खुद अपने और अपनी वाइफ के प्यार के बीच में विक्टोरिया को लाया है। खुद तुमने मुशिन को खुद से दूर किया है। कि इसके बारे में तुमने कभी सोचा भी है कि तुम कितने घटिया पर्सन हो। और वहाँ से चला जाता है। अब इथन तो काफ़ी गुस्सा होता है और बाहर आते ही जून के हाथ पैर तो कांपने लगते हैं। कहता है मैंने जोश में तो होश ही खो दिए, मैं क्या क्या कह बैठा। लेकिन मुशिन नहीं चाहती कि इथन को शिनशिन के बारे में पता चले। तो मुशिन और शिनशिन को बचाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना, इसको जितना गुस्सा मुझ पे करना है करे। और यहाँ पर इथन कहता है अपनी ईगो में मुझे पछतावा क्यों होगा मुशिन के मुझसे दूर जाने से। फिर आगे सीन जहाँ जून घर आ जाता है और देखता है घर पर तो मुशिन है नहीं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा होता है जिसमें उसे तो 30 मिलियन पे करने होते कंपनसेशन के तौर पे। और तभी उसे तो फ़ोन आ जाता है ऑफिस से कि आपने मिस्टर इथन से पंगा लिया है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स तो अपने ऑर्डर को वापस ले रहे हैं, हम के सब नहीं लड़ सकते। कि तभी वहाँ पर तब मुशिन आती है, उसको देखते हुए फ़ोन को छुपा लेता है और तभी डॉक्यूमेंट्स तो मुशिन उठा लेती है। और उसे सारी बातें पता चलती है कि इथन तो जानबूझ के जून को परेशान कर रहा है। तो वो कहता एक्चुअली स्टूडियो के केस को मैं हार चुका हूँ इसलिए ये सब हो गया। तो वो कहती सारी बात इथन जानबूझ के कर रहा है, तुम्हें फंसा रहा है वो। और वो तो चुप होता है। कि वो कहती सॉरी वो जानता है ना कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो जून कहता है हाँ लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स तो मेरी है ना, इसके बारे में मत सोचो। वो कहते ऐसे कैसे, इथन अब तुम्हें बर्बाद करना चाहते क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की ना। कि जून कहता है कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल लूँगा। और वैसे आई एम सॉरी घर मुझे अभी बेचना तो है ना, डोंट वरी मैं तुम्हें और शिनशिन को अच्छा घर प्रोवाइड करवाऊंगा और मैं बहुत ही केयर करूंगा दोनों की। और वो तो जून के हाथों को हटाती है और कहती जून थैंक यू सो मच, तुमने जो किया वो बहुत है मेरे लिए, पर मैं तुम्हें परेशान करना अब नहीं चाहती। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से सोचा है कि मैं शिनशिन को कहीं और शिफ्ट करूँ। तो जून कहता है कोई बात नहीं, हम कुछ टाइम के लिए साथ थे ना, इतना काफ़ी है। कि तभी जून को तो फ़ोन आ जाता है
कहते हम जानते हैं कि तुम्हें सोशल इवेंट बिल्कुल पसंद नहीं ना, पर तुम इससे पैसे लास्ट टाइम कमा सकते हो ना कि वो यहाँ पर तो मुशिन को देखता है और इवेंट में जाने के लिए हाँ कह देता है। फिर आगे सीन पब का, जहाँ पर एक गुंडा कहता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, इस वाइन की बोतल को ख़त्म करो तभी हम तुम्हारे लिए हाँ कहेंगे। अब यहाँ पर तो जिनको एलर्जी होती है ड्रिंक से, और कलिग्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पाना इतना आसान तो नहीं होता ना कि यहाँ पर जुन को तो ना चाहते हुए भी ड्रिंक करना पड़ता है। और वो सब यहाँ पर तो जुन को फोर्स करते हैं, परेशान करते, कहते इस ट्रे को भी ख़त्म करना है तुम्हें। जुन कहते क्या सारी बातें मजाक है, वो कहते नहीं तो हम जो चाहे तुमसे करवा सकते हैं ना, सारे क्लास ख़त्म करो वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। और यहाँ पर वो जुन के इंसल्ट करते हैं कि यहाँ पर जुन को तो पास्ट की बातें याद आती हैं जहाँ पर वो तो मुशिन के लिए काम करता था। सब कहते लगता है कि तुम नए नए हो इस ऑफिस में, हमें चीयर्स नहीं करोगे। कि जुन कहता है एक्चुअली मुझे तो एलर्जी है इन सब से। तो सिनर कहते हैं ऐसे कैसे, बिना ड्रिंक के तुम केस को डिस्कस कैसे करोगे। और सब उसे यहाँ पर फोर्स करते हैं कि तभी वहाँ पर तो मुशिन आ जाती और कहती सॉरी लेट आने के लिए, जुन तो मेरा एम्प्लॉय है और मैं इसकी मेंटर हूँ, इसका तो फर्स्ट टाइम इंटर्न है ना, ये सब नहीं कर सकता। सब कहते हैं अच्छा ये तो मिस मुशिन का स्टूडेंट है इसलिए तो इतना हैंडसम है, और दिल देने की बातें कहते हैं। फिर वापस सीन जहाँ पर जुन तो बेहोश होता है और यहाँ घर पर तो मुशिन सोचती हैं कि इतना टाइम हो चुका है अब तक वो घर क्यों नहीं आया, वो ठीक तो होगा ना। कि तभी वो तो ग्रुप में मैसेज को देखती हैं जहाँ पर तो जुन का वीडियो होता है और सब तो मजाक बनाते हैं, एड्रेस को लिखते हैं और कहते हैं यहाँ पर जुन का तमाशा बन रहा है, कौन कौन देखने आना चाहता है। आगे सुनते ही वो तो घर से निकलती। फिर आगे सीन पब का, जहाँ गुंडा तो जुन को सबक सिखाने की बातें करता है कि तभी वहाँ पर तो मुशिन आ जाती है। उसे देखते ही सब कहते हैं ये तो मिस्टर इथन की वाइफ है ना। और मुशिन तो जुन के हाथों से पैसों को लेती है और बैग में रखती है और जुन को लेकर वहाँ से वो तो चली जाती है। और तभी मैन तो फ़ोन करके इथन को सारी बातें बताने के लिए कहता है। फिर आगे सीन अस्पताल का, जहाँ मुशिन कहती जुन कैसा है तो नर्स बताती है उनकी सर्जरी हो चुकी है और अब वो सेफ है। एलर्जी के बाद भी उन्हें ड्रिंक करना तो नहीं चाहिए था ना, कितनी बड़ी परेशानी हो सकती थी। और वो तो रेस्ट करने की बातें करती है कि मुशिन उन्हें थैंक यू कहती। तभी अस्पताल में सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है आपको मिस विक्टोरिया से माफ़ी मांगनी होगी। तो गुस्से में कहता है अच्छा ये सब इथन ने करवाया है ना, वो यहाँ पर आया ज़रूर होगा, बताओ वो कहाँ छुपा है। कि तभी बत्तीसी दिखाते हुए तो इथन आता है और वो तो गुस्सा करती है, चिल्लाती जुन की हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हें पता है उसकी जान भी जा सकती थी, तुमने हमेशा अपने पावर्स का यूज़ किया है दूसरों को परेशान करने के लिए। इथन कहता अपनी हालत का जिम्मेदार जुन खुद है। कि वो गुस्से में कहती है और मैं विक्टोरिया से माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ। कि वो कहता है तो फिर जुन के साथ क्या होगा मैं भी नहीं जानता, उसकी सेफ्टी के बारे में क्या, और बोलने जाता है कि वहाँ से गुस्से में तो मुशिन चली जाती है। सेक्रेटरी कहता है बॉस ऐसा करने के बाद आप अपनी वाइफ को वापस तो नहीं पा सकते, ये तरीका तो गलत है। और मिस्टर जुन के बारे में क्या। तो इथन गुस्से में कहता है तुम बड़ी उसकी साइड से बातें कर रहे हो। तो सेक्रेटरी कहता है मेरी हिम्मत कहाँ। वो यहाँ पर तो डर जाता है। मुशिन जुन के पास जाती जहाँ वो बेहोश होता है और मैसेजेस को पढ़ती है। जुन के फ़ोन के सब लिखते हैं कि तुमने तो मिस्टर इथन से पंगा लिया है, क्लाइंट्स तो फाइनल पेमेंट देने से मना कर रहे हैं, हमारी कंपनी के फंड्स भी डूबने वाले हैं। अब जुन की हालत की जिम्मेदार तो मुशिन खुद को मानती है और कहती मुझे इथन से जाके सारी बातें शॉर्ट आउट करनी होगी। फिर आगे से ऑफिस का, जहाँ पर मुशिन जाती विक्टोरिया से माफ़ी मांगने। अब सेक्रेटरी तो विक्टोरिया को बुलाता है और मुशिन कहती है सॉरी। कि वो कहती मैंने सुना नहीं। मुशिन कहती है मैंने कहा कि सॉरी। तो विक्टोरिया यहाँ पर तो मुशिन की सॉरी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, जहाँ विक्टोरिया कहती तुम सबके सामने लॉबी में घुटने पर बैठकर मुझसे माफ़ी की भीख मांगोगी, 2 घंटे के लिए बैठना होगा फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अब वो तो चुप होती है। कि विक्टोरिया कहती मैंने सुना कि जुन अस्पताल में अभी भी एडमिट तो है ना। मैं एक शब्द कहूँगी और इथन तो जुन को बर्बाद कर देगा। तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है मिस विक्टोरिया लेकिन। कि वो कहती तुम बस इथन के सेक्रेटरी हो, मुझे मत सिखाओ। और इथन ने क्या कहा था। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ बॉस ने कहा था कि आपको माफ़ी मांगनी होगी और मिस विक्टोरिया के माफ़ करने के बाद ही वो मिस्टर जुन को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी बातें क्या विक्टोरिया तो जुन को बर्बाद करने की बातें कहती। अभी सुनने के बाद तो मुशिन ना चाहते हुए जाती हॉल में, जहाँ ऑफिस में सबके सामने घुटने पर बैठ जाती। अब सब यहाँ पर बातें बनाते हैं। ये तो मिस्टर इथन की वाइफ है ना। कि सेक्रेटरी यहाँ पर तो इथन को फ़ोन करता है और कहता है बॉस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब ऑफिस में सब मजाक उड़ाते हैं मुशिन का, पेमेंट पास करते उसे चोर कहते हैं, बेइज्जती करते हैं। और विक्टोरिया बहुत ही खुश हो रही होती है। कि तभी वहाँ पर तो इथन आ जाता है। आते मुशिन को उठाता है, गुस्से में कहती दूर हटो मुझसे, तुम दोनों की वैसे भी क्या नौटंकी है ना। इसने कहा कि मैं 2 घंटे बैठूं पनिशमेंट के तौर पर और तुम हो कि मुझे यहाँ से उठा रहे हो।
अब इथन तो गुस्से में विक्टोरिया को देखता है कि वो कहती है, माफी मांगने का आइडिया तो तुम्हारा ही था ना, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो। तो मुशिन कहते, अच्छा अब तुम फिर से बहाने मार रही हो और सारा ब्लेम तुम मुझ पर डाल रही हो, जैसा 1.5 साल पहले तुमने किया था। तो इथन कहता, सेक्रेटरी से बताओ क्या हुआ था। तो सेक्रेटरी कहते, मिस विक्टोरिया ने तो मिस मुशिन को घुटनों पर बैठने के लिए कहा था। तो विक्टोरिया कहती है, सेक्रेटरी की सारी बातें झूठ है, ये भी तो मुशिन से मिला हुआ है। अब इथन तो गुस्सा आता है, अपने हाथों को हटाता है, कहता है किसने कहा कि तुम मेरी वाइफ को टच कर सकती हो। और मुशिन के पास जाता है कि वो चिल्लाती, दूर हटो, तुम नौटंकी करके क्या थकते नहीं हो। सच में तुम कितने बेशरम पर्सन हो ना। मैं सच में कितनी बड़ी फूल हूँ ना कि 2 साल पहले तुम्हारी दादी ने मेरी दादी से हमारी शादी की बातें की थी और मैंने उसके लिए हाँ कह दिया। ठीक है, वो गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा, तुम शादी करके पछता रही हो। कि विक्टोरिया कहती है, तुम कैसी बकवास कर रही हो। तो मुशिन कहती है, बस बहुत हुआ, तुम दोनों की नौटंकी देखकर मैं थक चुकी हूँ। हमेशा की तरह इथन, तुम तो एक सेल्फिश पर्सन हो। वह जो अस्पताल में बेहोश पड़ा है, उसके हालत की जिम्मेदार भी तुम भी हो और तुम तो खुद अपनी बेटी की जान लेने वाले थे। अस्पताल की बात है वो तो याद करती है। अब इथन तो हैरान होता है, कहता है क्या वो बच्चा मेरा है, इसलिए मेरी तरह दिखाई दे रहा था। तो मुशिन कहती, इथन सच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। जिसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था, बेचा था, उसी पर्सन को तुम कई सालों से अपने पास रखे हुए हो। तुम फिर से बर्बाद होना चाहते हो ना। वे एम्प्लॉय बातें करते, इसका मतलब मिस विक्टोरिया ही असली चोर है। विक्टोरिया कहती, इसकी सारी बातें झूठ है, इथन ही मुझे फंसाना चाहती है। तब इथन गुस्से में अपने हाथों को हटा लेता है। तो मुशिन बोलती, ठीक है मैं प्रूफ कर देती हूँ, इन सालों तुमने जितने भी केसेस को हैंडल किया है सबका डाटा तुम हमें शो करो, सब में तुमने चालबाजी तो की है ना। तो विक्टोरिया कहती, मैं जानती हूँ कि तुम बस मुझसे जेलस हो। नौटंकी करती है कि वो कहती, बस बहुत हुआ, मैंने माफ़ी तुमसे मांग ली है। तो आज से तुम दोनों जून का पीछा करना बंद करो और जून की लाइफ से दूर रहना। और चाहती कि तभी वो तो बेहोश हो जाती। तभी इथन तो मुशिन को गोद में उठा लेता है और कहता है, सेक्रेटरी मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। और गुस्से में देखता है विक्टोरिया को और कहता है, सेक्रेटरी से सारी बातें फिर से इन्वेस्टिगेट करो, ये 1.5 साल पहले चोरी किसने की थी। वह विक्टोरिया तो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है, कहती मैंने कुछ नहीं किया। तो इथन कहता है गुस्से में, अगर तुमने कुछ किया होगा ना तो इसकी प्राइस तुम्हें बहुत ही महंगी पे करनी होगी। फिर आगे सीन इथन के घर का। कहता डॉक्टर से आधा दिन हो चुका है और अब तक इसे होश क्यों नहीं आया। तो डॉक्टर कहती है, इन्होंने ओवर टाइम काम कर लिया है लगता है, ये तो बस थक चुकी है। कि यहाँ पर वो तो मुशिन के फेस को टच करता है और तभी वह सेक्रेटरी आता है और बताता है, मिस विक्टोरिया ने तो कई सारे क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं और धोखेबाजी भी की है कई सारे केस में। और मुशिन 1.5 साल पहले केस की बातें करता है। सेक्रेटरी कहता है, हम सारी बातें पता कर रहे हैं और मैम लगता है इनोसेंट है। और तभी थीन तो शिनशिन को देखता है और कहता है, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देती हो, मेरी बेटी कितनी क्यूट है ना। क्या तुम और तुम्हारी मम्मी मेरे साथ में रहना चाहते हो। कि तभी मुशिन को होश आता है और कहती हो, तुम्हारे साथ में रहना तो नहीं चाहती और ना ही मैं। और वो अपनी बेटी को गोद में उठाती है, कहती आज के लिए थैंक यू। कि वो कहता है, तुम खुद को थैंक यू कहने के लिए फोर्स मत करो। यहाँ मुशिन तो इथन को डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है और चाहती कि इथन कहता है तुम यहाँ रह सकती हो। तो मुशिन कहती, क्या मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारे नौकरों के ताने सुनूं या फिर हर रात उस दर्द को फील करूँ जब तुम घर नहीं आती। लेट नाइट बस मैं तुम्हारे इंतजार में रुकूं। इथन कहता, अगर तुम्हें नौकर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं सबको जॉब से निकाल देता हूँ और मेरे लिए तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नींद आए तो फिर तुम सो सकती हो, मैं अपने सारे काम के शेड्यूल को भी अरेंज कर लूंगा, मैं घर आया करूंगा। तो वो कहती है, तो मुशिन बोलती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार का और तुम्हारे अपनाने का वेट कर रही हूँ। तो अपने देखना तुम बंद करो। अब इथन तो गुस्सा आता है कि मुशिन के है, मुझे पता है कि तुम्हें हार मानने की आदत तो नहीं है ना। मुझे पाने के लिए पक्का तुम्हारे पास कोई ना कोई आइडिया तो होगा ही और ट्रिक को तुमने पहले यूज तो कर लिया है ना। तो क्या मुझे अपने पास रख कर तुम मुझे परेशान करना चाहते हो या फिर विक्टोरिया से तुम्हारा मन अब भर चुका है। अपने घटिया केयर और अपने घटिया प्यार को अपने पास रखो। और वहाँ से गुस्से में वो तो चली जाती है। अब इथन उसके पीछे जाता है और यहाँ घर पर दादी आई होती, कहती मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इथन की वाइफ से मिलना है। तभी वहाँ पर वो तो मुशिन को देख लेती है और कहती, तुम यहाँ कैसे। और मुशिन को बातें याद आती कि उसने तो दादी की हेल्प की थी और यह दादी को पता चलता है कि मुशिन तो इथन की वाइफ है। और वो तो बहुत ही खुश होती बताती है कि मुशिन ने उसकी तो रिंग पाने में हेल्प की थी और कहती है ये बेटी इथन की है। जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुशिन कहती है, दादी आई एम सॉरी, और सारी बातें गलत फहमी है और मैं इथन को डिवोर्स देने वाली हूँ, अभी मेरा पति नहीं है। अब दादी तो गुस्सा होती है, कहती इथन तुमने क्या किया। कि तभी मुशिन कहती है, दादी लास्ट टाइम आपने मेरी हेल्प की थी ना, इसके लिए थैंक यू। अब उसके पीछे तो इथन जाता कि दादी उसे रोक लेती है और कहती मुझे सारी बातें बताओ। फिर आगे इथन सारी बातें बताता है कि दादी गुस्से में कहती तुम्हारी वजह से तो माँ बेटी ने बाहर कितना कुछ सहा है
तुम कैसे पति हो और कैसे पापा हो तुम? पता है फर्स्ट टाइम मैंने देखा था वो रोड की सफाई कर रही थी तो इथन कहता है मैं सारी बातों को जानता हूँ। दादी हैरान कहती क्या तुम सारी बातें जानते हो फिर भी तुमने अपनी वाइफ को सफ़र करने दिया बाहर? वो जी ग्रुप की बहू है और तुम्हारी वाइफ है वो। इथन को बातें सुनाती है तो कहते दादी आप जानती हो ना कि मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट चोरी हुए थे और वो सब कुछ तो मुशीन ने किया था। दादी कहते अच्छा तो क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था उसे डॉक्यूमेंट्स को चुराते हुए? वो कहता है पर प्रूफ थे ना। दादी कहती अच्छा मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, सारी बातों का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैंने देखे अपने सामने झूठ को सच में बदलते हुए। झूठे सबूत को बनाना कौन सी बड़ी बात है। मैं मुशीन से पहली बार मिली थी तभी मैंने पहचान लिया था कि मुशीन तो काफ़ी सच्ची और अच्छी पर्सन है। तो इथन कहते दादी मैंने सारी बातें पता करने के लिए कहा है। दादी कहती अगर मुशीन गुनहगार ना हुई तो तुम्हें उसे माफ़ी मांगनी होगी। तो वो कहता पर दादी वो मुझे माफ़ ना करे तो? फिर आगे से ऑफिस का जहाँ सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने सारी बातें फिर से पता की है और मिस विक्टोरिया ने ही तो डॉक्यूमेंट्स को चुराया था, जिसमें मिस मो ने मिस विक्टोरिया की हेल्प की थी और सबूत भी मिस विक्टोरिया ने मिटा दिए थे और सारा इल्ज़ाम उन्होंने मिस मुशीन पर डाल दिया। सब ने तो कंपनी से पैसे लिए थे और मिस्टर हान ने भी हेल्प की थी विक्टोरिया की। ये बैंक के पैसे ट्रांसफ़र किए गए रिकॉर्ड से और एक कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो मिस विक्टोरिया और हमारे दुश्मन कंपनी मिस्टर हाउ के सेक्रेटरी के बीच में हुई है। अब इथन तो विक्टोरिया को उसकी माँ को और मिस्टर हान को जेल भेजने की बात करता है। फिर आगे सीन जहाँ विक्टोरिया के घर तो पुलिस आ जाती है। झूठे केस में फंसाने, चोरी करने और इनलीगल तरीके से पैसे लेने के जुर्म में उन्हें यहाँ पर तो जेल होती है। अब वो तो जेल जाने से मना करती, कहती मैंने कुछ नहीं किया कि वहाँ पर इथन आता है और विक्टोरिया उससे माफ़ी मांगती है। इथन यहाँ पर उसे माफ़ करने से मना करता है कि मिस मो कहती मैं तो मुशीन की बायोलॉजिकल मॉम हूँ ना, मुझे तो माफ़ कर दो। विक्टोरिया ने जो भी किया जानबूझ के तो नहीं किया है ना, इसे भी माफ़ कर दो। इथन कहता तुम्हें तो अपनी बेटी की बहुत ही केयर है तो ठीक है तुम माँ बेटी दोनों साथ में जेल जाओगी। और यहाँ पुलिस तो माँ बेटी को लेकर चले जाते हैं। और तभी सेक्रेटरी फ़ोन करता है, कहता है मैम ने ऑफिस में डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स को भिजवाया है। ये तो इथन कहता है मैंने सारी बातें पता कर ली है ना और उसका नाम भी क्लियर हो चुका है, तो मुझसे डिवोर्स क्यों चाहती है? तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मैम बहुत ही गुस्से में है और आपसे बात करना तो बिल्कुल नहीं चाहती। तो इथन कहता है ठीक है उसे डिवोर्स चाहिए ना तो मैं उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। और सोचता है मुशीन चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी लाइफ से दूर तो कभी नहीं जाऊँगा। फिर आगे सीन जहाँ पर लॉयर्स हैंग तो मुशीन की दादी की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर आते हैं, जहाँ मुशीन तो साइन करती उसे अपनी दादी की प्रॉपर्टी तो मिल जाती है। तो बिलॉयर कहता लास्ट मंथ ही तो माँ बेटी को जेल की सज़ा सुनाई गई है और आपकी माँ तो आपसे मिलना चाहती थी, उन्हें आपसे प्रॉपर्टी के बारे में भी बातें करनी है। तो वो कहती मुझे उनसे नहीं मिलना, आपसे मैंने डिसाइड किया अपने लॉयर के प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का, मेरे पास तो ढेर सारा काम है ना। फिर आगे सीन 5 साल बाद का जहाँ पर जून तो मुशीन का सेक्रेटरी होता है और कहता है तुमने तो कमाल कर दिया, हम फॉरेन में भी तो केस को जीत चुके हैं। तो वो कहती इस बार भी तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। तो जून कहता है तो छोटा सा काम था ना, मैं उतना कर ही सकता हूँ और इसलिए मैं तो आपकी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय हूँ ना, देखना हमारी कंपनी आगे जाके कितनी बड़ी होने वाली है। कि वो कहती तुम भी ना हमेशा बड़े बड़े सपने देखते हो। तभी जून कहता है शिनशिन तो तुम्हारे लाइव प्रोग्राम को आंटी वोंग के साथ देख रही थी न्यूज़ में और बहुत ही खुश थी। कि तभी वहाँ पर तो शिनशिन आती है, कहती है मम्मी। मुशीन कहती बेबी तुमने मुझे मिस किया। तो शिनशिन कहती हाँ मम्मी मैंने आपको और अंकल जून को बहुत ही ज़्यादा मिस किया, आप दोनों यहाँ पर तो काफ़ी हैप्पी होते हैं। और आंटी वोंग कहती है हमें तो बड़ी सी पार्टी करनी चाहिए ना। तभी मुशीन कहती थैंक यू सो मच, आप 2 दिनों से तो शिनशिन की केयर कर रही थी। कि आंटी वोंग कहती इसमें थैंक यू कहने वाली कौन सी बात की। तभी वहाँ पर तो फूल का बुके लेकर इथन आता है और कहते कंग्रेचुलेशंस इंटरनेशनल लॉ सूट को जीतने के लिए। तो वो कहती थैंक यू और यहाँ पर फूलों को तो जून लेता है, कहता है मैं इसे रख लेता हूँ, थैंक यू मिस्टर इथन। अब इथन तो गुस्से में देखता है। तभी शिनशिन कहती क्या डैड भी ग्रैंडमा की पार्टी में आने वाले हैं? कि इथन कहता हाँ मैं भी आने वाला हूँ। तभी मुशीन कहती बस ग्रैंडमा और शिनशिन की वजह से तुम उससे मिल पा रहे हो। तभी इथन कहता हाँ मैं जानती हूँ कि हमारा डिवोर्स भी हो चुका है और पास्ट में मैंने कितनी गलतियाँ की है, अब मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, मैं उसके काबिल तो नहीं हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी बेटी शिनशिन से मिलने दो। शिनशिन के हाथों को पकड़ती है और कहती चले यहाँ से। और सोचती इथन अब मुझे तुम्हारी माफ़ी और प्यार की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है, ये ज़िंदगी जो मैंने बनाई है बस ये मेरी है, इसके फैसले तो बस मैं करूँगी, अपनी लाइफ की स्टार तो मैं खुद हूँ जो हमेशा शाइन करेगी। अब इथन तो देखते रह जाता है और मुशीन तो शिनशिन और जून के साथ चली जाती है। तो मेरे ख्याल से मुशीन का इथन को डिवोर्स देना और माफ़ ना करना और खुद की लाइफ के फैसले लेना और स्टार बनना खुद की लाइफ का, ये फैसला और एंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जून का मुशीन को सपोर्ट करना
ये फ्रेंडशिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस ड्रामे की एंडिंग कैसी थी, आपको पसंद आई कि नहीं, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।